कहते हुए कृषि वहां से चली जाती है। वही सुलोचना की जाते हुए देख रही थी, वह अपना सर हिलाकर दूसरे कामों में चली जाती है। वही कृषि अपने हाथों तेरे लिए ध्रुव के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे का दरवाजा खुला था तो कृषि उसे अपने पैरों से आगे करके खुद कमरे के अंदर आ जाती है। कमरे के अंदर वह आते ही चारों तरफ देखती है तो उसे ध्रुव कहीं नजर नहीं आता है। तो वह ब्रेकफास्ट को कॉफी टेबल पर रखकर चारों तरफ देखकर, अब ये कहाँ पर चला गया, कैसे मैं कुछ ज्यादा ही कह दिया जिसकी वजह से रो रहा होगा। पर यह सच में रोता होगा। नहीं, कृषि कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। यह तो लोगों को रुलाने पर ही भरोसा रखता है, शैतान कहीं का। कृषि खुद से बातें ही कर रही थी, तभी उसे अपने कमर पर किसी के हाथ महसूस हो जाते हैं और गर्दन पर किसी के गर्म सांसें, जिसे महसूस करके वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। क्योंकि तभी ध्रुव उसके कंधे पर गर्म सांसें छोड़कर उसके कान में अपनी ठंडी आवाज में, सिंड्रेला तुम यहाँ पर, लगता है कुछ सुनना बाकी है। तो यहाँ पर किया मैं, तुम तो मुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। कहते कहते अपने चेहरे पर एक अफसोस भरे एक्सप्रेशन ला देता है। कृषि उसके दोनों हाथों को अपने पेट से हटकर अपनी एक उंगली उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए, सुनो, मुझे तुम्हें सुनने का कोई शौक नहीं है। जो सच है वही मैंने कहा था और तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ। तुमने तो किया नहीं होगा तो इसी वजह से सोचा दोनों एक साथ कर लेंगे। वैसे भी मुझे आपके लव ब्रेकफास्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो तुम्हें पता होगा तो मैं अपने फैमिली के साथ ही करती हूँ। बस कुछ दिनों में मुझे अकेला ब्रेकफास्ट करना पड़ रहा है, वह भी तुम्हारी ही मेहरबानी से। कहते रहते हो मुंह खुलकर सोफे पर बैठ जाती है। वही उसकी बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक फूल का साथ उदासी देखने लगती है। उसका ऐसा कहना सो फिर की तरफ आ जाता है। किसी से यह भी पता था कि कृषि को जब उसके ब्रेकफास्ट न करने के बारे में पता होगा तो यह खुद ही उसके पास यह कृषि क्यों कर रही है, यह उसे खुद भी नहीं पता, पर ध्रुव को यह बहुत अच्छी तरह से पता था। वह अपनी शर्ट को निकालकर बेड की तरफ फेंक देता हूँ, सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वही उसे ऐसे देखकर कृषि अपनी आंखें हारने से बड़ी बड़ी करके, तुमने यह टी शर्ट क्यों निकाला? कहते कहते कृषि अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेती है। तो ध्रुव बड़े आराम के साथ, पर मुझे तो गर्मी हो रही है ना। और शर्म की बात, तुम मुझसे ही अंदाजा लगाओ कि अभी तक मैंने अपनी पेन नहीं निकली है। अगर तुम ना होती तो वह भी निकाल देता। अगर तुम्हें यह सब देखना है तो। उसका हाथ अपनी पैंट की तरफ जा रहा था, जिसे देखकर कृषि बिना सोचे समझे उसके हाथों पर अपना हाथ रख देती है। पर गलती से उसका हाथ गलत जगह टच हो जाता है, जिससे उसका पूरा चेहरा गुब्बारे की तरह लाल हो जाता है। वह जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेती है। उसे बहुत ही एम्बेरसिंग फील हो रहा था। वह अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है। तभी वो देखती है एसी को, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है कि एसी का टेम्परेचर बहुत ही कम था। रूम में बहुत अच्छी ठंड आ रही थी और यहाँ पर ध्रुव को गर्मी हो रही थी। यह कुछ कृषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही ध्रुव, जिसके चेहरे पर तो कोई शर्म का कोई नामो निशान नहीं था, वह तो बेशर्मी की तरह कृषि को देख रहा था। उसका लाल हुआ चेहरा देखकर उसे और भी ज्यादा मजा आ रहा था। वह धीरे से कृषि के हाथ को पकड़कर अपने नजदीक करके उसके कानों में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए अपनी मधोशी भरी आवाज में, अगर यही चाहिए था तो सीधा सीधा बोल देते ना सिंड्रेला, यह तो बहुत बुरी बात है। अगर तुम्हें और चाहिए तो। उससे थोड़ा अलग होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर करके बड़ी ही मासूम से शक्ल बनाकर, तुम जैसा चाहो वैसा सब कुछ कर सकती हूँ। मेरी पूरी बॉडी, ऑल योर माई सिंड्रेल, तुम्हें जहां जहां टच करना है वहां वहां तुम टच कर सकती हो। टच के सिवा भी तुम्हें कुछ करना है वह भी तुम आराम के साथ कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हुए वह मुस्कराने लगता है। वही कृषि उसे देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है। उसकी बातों को सुनकर उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है। वह उसके सीने पर जोर जोर से मारते हुए, यू डॉट डर्टी माइंड पर्सन डॉट आई हेट यू,
मुझे ना ही तुम्हें कहीं टच करना है ना ही कुछ और करना है। तुम्हारा दिमाग ना सच में कचरा भरत जा रहा है। इस जरा साफ करो। नहीं तो अगर मैं एक बार साफ किया ना तो फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ रहने लायक ही नहीं बचेगा। इस पर ध्रुव उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और खुद सोफे पर लेट जाकर उसके बालों को उसके कान के पीछे करके एक तरफ तो कह रही हूं कि तुम्हें मुझे टच करने में कोई दिलचस्प नहीं हो, और अभी तुम मेरे इन मासूम मासूम कंधों पर अपने यह हाथ मार रही हूं। देखो कितना दर्द हो रहा है। इसे यह तो बहुत बुरी बात है ना सिंड्रेला, आजकल तुम बहुत नोटी हो। दैट्स नॉट फेयर। यह कैटेगरी तो मैं अपने कंधे पर उठाई है ना, और तुम कैसे इसे उठा सकती हो? कहते हुए दुनिया भर की मासूमियत अपने चेहरे पर लाता है और वही उसके सी मासूमियत को देखकर किसी एक गहरी सांस लेती है, क्योंकि उसे पता था कि ध्रुव से बोलना मतलब खुद ही के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसी वजह से वह खुद को शांत करके उससे दूर हो जाती है और बिना कुछ बोले ब्रेकफास्ट करने लगती है। वही ध्रुव भी अब तक शांत हो चुका था, वह भी उसके साइड में बैठे बैठे ब्रेकफास्ट कर रहा था। अब तक दोनों ने कुछ नहीं कहा था। ध्रुव भी पूरी तरह से शांत होकर ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो साथ ही साथ कृषि के भी प्लेट में कुछ ना कुछ रखे जा रहा था, जिसे कृषि भी शांत होकर खा रही थी। धनु का ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद कृषि जैसे ही प्लेट उठाने वाली थी, वैसे ही ग्रुप उसका हाथ पकड़कर, इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई आ जाएगा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, वैसे भी यहाँ लेकर तुम बहुत बोर हो तो क्यों ना हम कहीं घूमने चलें। इस पर कृषि अपना सर हिलाकर रूम की तरफ बढ़ जाती है, तो वही ध्रुव अपने कपड़े पहनने के लिए क्लोजिंग रूम में चला जाता है। तब तक एक मेल स्टाफ वहां पर आकर ध्रुव के रूम से प्लेट को ले जाता है। वही दूसरी तरफ तरुण पूरी तरह से गुस्से में पागल सा हो चुका था और उसे शांत होने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी जहां उसका सुकून का एक अलग सा बसेरा था, और वह था ईशा, जिसके साथ होने से तरुण का सारा गुस्सा पूरी तरह से उतर जाता था। तरुण बिना देर किए अपनी कार को अपने प्राइवेट विला की तरफ मोड़ देता है। करीब 1 घंटे बाद उसकी कार उसके प्राइवेट विला के सामने आकर रुक जाते हैं, जिससे वह गहरी सांस लेकर विला के अंदर चला जाता है। तो सामने सोफे पर कृषि बैठी हुई थी और इस समय उसके हाथों में सामान रखा हुआ था, जिससे वह कुछ बना रही थी। उसे ऐसे देखकर तरुण अपना सर हिला देता है और बिना दे रखी है और ना ही बिना कोई आवाज किया वह ईशा की तरफ बढ़ जाता है। ईशा जो अपने हाथों में कुछ फ्लावर्स को लिए कुछ बना रही थी, तभी वह अपनी आंखों पर किसी के हाथों को महसूस करती है। जब वह यह महसूस करती है तो वह एक गहरी सांस लेकर शांत हो जाती है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि उसके पीछे तरुण है, क्योंकि तरुण की खुशबू ईशा कभी भी भूल नहीं सकती। कृषि वैसे ही अपनी जगह पर बैठी हुई बड़ा सा मुंह बनाकर, रात को तुम क्यों नहीं आए थे? पता है मुझे अकेले सोने में कितना ज्यादा डर लग रहा था, पर तुम्हें कौन बताएं? तुम तो अपने मन की करते हो जाओ, मुझे तुमसे ना बात ही नहीं करनी है। कहते हुए ईशा मुंह फुलाकर बैठ जाती है। वही उसकी बात को सुनकर तो उन्हें गहरी सांस लेकर बिना देर किए सोफे पर बैठ जाता है और जो सामान था उसे जमीन पर फेंक कर कृषि को अपनी गोद में बैठा देता है, जिससे कृषि अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगते हैं। पर जैसे ही उसकी नजर नीचे पड़े सामान पर जाती है तो उसकी आंखें पूरी तरह से छोटी हो जाती है और अपनी जानलेवा नजरों से तरुण को देखने लगती है, जिसने बड़ी ही मासूम सी शक्ल बनाई उसे देख रहा था। यह देखकर दो ईशा को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कृषि उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए गुस्से भरी आवाज में, तुमने यह क्या कर दिया? मेरी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी, मैं तो तुम्हें भी छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से उसके कंधों को करने लगती है। वही उसके ऐसे कंधे से मरने से तरुण के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि ईशा कैसे मारना उसके लिए कोई मरने जैसा नहीं बल्कि एक मसाज का काम कर रहा था, जिससे उसके चेहरे पर और मुस्कुराहट आ जाती है। वही उसकी मुस्कुराहट देखकर ईशा और जोर से उसे करने लगती है।
वही तरुण जब यह देखा है कि सब शांत नहीं होने वाली है, और तो उसके दोनों हाथों को पकड़कर पीछे की ओर करके उसके बालों को उसके कान के पीछे करके बड़ी ही मासूम सी आवाज में, क्या मेरी किटी रात को बहुत डर गई थी? चलो आज से मैं उसका सारा डर खत्म कर देता हूँ। क्यों ना हम रात का काम आज कर ले, जिससे तुम्हारा डर भी खत्म हो जाए और तुम्हारा गुस्सा भी काम हो जाएगा। कहते कहते तरुण बड़ी ही मासूमियत भरी शक्ल बनाते हुए आई विंग करने लगता है, जिससे ईशा की आंखें पूरी तरह से गुस्से भरी हो जाती है। वह अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगती है। ईशा अपने हाथों को छुड़ाते हुए बड़ा सा मुंह बनाकर, तुमसे ना बात करना ही बेकार है। पूरी रात में तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पर नहीं, तुम्हें तो आना ही नहीं था। मुझे ना तुमसे दूरी ही बनानी चाहिए। तुम बहुत बुरे हो। वैसे भी तुम तो सुबह निकल जाते हो और शाम को तो तुम्हारा था पता नहीं रहता। पूरा दिन मुझे यहाँ पर रहना पड़ता है, और तुम्हारे डर जिसकी वजह से कोई मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता है। सभी अपना सर झुका है काम करने लगते हैं। तब तक तरुण ने उसके हाथ छोड़े हुए थे, तो उनके दोनों हाथों पर अपने दोनों गालों को रोककर बड़ी ही मासूम से शक्ल बनाकर, एक तो यहाँ पर कोई लड़के भी काम करते नहीं है जिनको देखकर मैं अपनी आंखें देख सकूं और इनका नजर देख सकूं। कॉलेज में थी तब ना इतनी खूबसूरत लड़के थे कि मैं तुम्हें क्या ही। कहते कहते वह अपनी आंखें रोल करने लगती है। वही उसकी बात सुनकर तरुण का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ जाता है। उसके चेहरे पर जो सॉफ्टनेस थी वह पूरी तरह से गुस्से में बदल जाती है। वह अपनी ठंडी आवाज में, अच्छा मेरी किटी, अपनी आंखें सेकती थी, वह भी लड़कों को देखकर। इंटरेस्टिंग। किटी इंटरेस्टिंग तो क्यों ना तुम आज मुझे देखकर वह सब करो। क्या आज हम कुछ अलग ही ट्राई करते हैं, जिससे तुम्हें किसी और को देखने की जरूरत ही ना पड़े। कहते हुए वह मुस्कराने लगता है। वही उसकी बात सुनकर ईशा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। एक पल के लिए तो तरुण को देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे अब समझ में आ गया था कि उसने बोलने के चक्कर में क्या बोल दिया है। वह जल्दी से अपना सरनामे हिलाते हुए अपने चेहरे पर झूठी से मुस्कुराहट लिए, वह तो मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। तरुण तुम गलत समझ रहे हो। मैं और किसी और को कैसे देख सकती हूँ तुम्हारे सिवा। कहते कहते वह बड़ी ही मासूम सी शक्ल बना लेती है, पर उसकी मासूमियत कहाँ तरुण पर काम करने वाली थी। तरुण बिना देर किए उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी ठंडी आंखों से उसे देखने लगता है, जिससे ईशा के चेहरे पर जो भी उम्मीद भरी थी वह सारी उम्मीद टूट जाती है। वह तरुण को देखकर अपने मन में, ईशा देख लिया अपने ज्यादा बोलने का नतीजा। क्यों तेरे मुंह पर कोई बात नहीं रहती है। अब फंस गई। अब पता नहीं ये तरुण का बच्चा मेरे साथ क्या करेगा। अब तो डर लग रहा है, और देख तो ऐसे रहा है जैसे अब यह मुझे छोड़ने वाला नहीं है। तू तो गई ऐसा शाम तक, तू अगर सही सलामत रह गई तो सही, नहीं तो डॉट। कहते कहते मन ही मन ईशा रोने लगती है, और साथ ही साथ अजीब सी शक्ल है बनने लगते हैं। तो वही तरुण ईशा को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह गहरी सांस लेकर ईशा को अपने साथ ले जाता है। वह बिना देर किए उसे बेड पर लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिससे ईशा पूरी तरह से डर जाती है। वह अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। करीब 5 मिनट के बाद उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है, तो वह धीरे से अपनी आंखें खोल देती है। वह जैसे ही अपनी आंखें खोलता और सामने का नजारा देखते हैं, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी और मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह से बर्निंग करने लगता है। वही तरुण उसके सामने खड़ा था, वह भी बिना कपड़ों के। यह देखकर तो ईशा की हालात पूरी तरह से खराब हो जाती है। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। जैसे ही उसकी नज़र एक गलत जगह पर जाती है, तो वह अपनी आंखें कस के बंद करके दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेती है। इस समय उसे बहुत रोना आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों।
उसने यह सब बोला और तरुण को ऐसे देखना मतलब ईशा की दिल की धड़कन के साथ उसका शर्म से पानी होना तो लाजमी है। ईशा अपनी आंखें बंद करके जल्दी से भी, तरुणी यह सब क्या है? जल्दी से कपड़े पहनो। मुझे बहुत शर्म आ रही है। तुमने तो अपनी शर्म छोड़ दी। पर मुझे में तो शर्म बाकी है ना, सो प्लीज अपने कपड़े पहनो। आई कांट हैंडल दिस सिचुएशन। इट इज। आया कहते रहते हो पूरी तरह से रुक जाती है क्योंकि उसके मुंह से आगे शब्द भी नहीं निकल रहे थे। तो वही तरुण उसकी तरफ बढ़ते हुए उसकी कमर पर अपने ठंडा होता रखकर, पर तुम तो यही सब देखी थी ना, तो आप मुझे देखने में क्या प्रॉब्लम है किटी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए मुझे ऐसे देखकर। आफ्टर ऑल हम आगे जाकर एक कपल ही तो बनने वाले हैं। जो पर्दा हमारे बीच है उसे वक्त तो कोई भी पर्दा नहीं होगा, कोई भी। कहते हुए वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराहट कर ईशा को बेड पर लेट देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिसे महसूस करके ईशा अपनी आंखें धीरे धीरे खोल देती है। वह तरुण की आंखों में देख रही थी, जिसकी आंखों में गुस्से के साथ जलन भी तो दिख रही थी। यह देखकर ईशा को थोड़ा सा सुकून भी तो मिल रहा था। वही तरुण ईशा की आंखों में देख रहा था। वह बिना देर किए उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। वही ईशा भी शांत होकर उसके बालों में अपने हाथों को डाल देती है, जिससे तरुण शांत हो जाए। पर तरुण तो तरुण था, वह कहाँ अपने गुस्से को कंट्रोल करने वाला था। वह ईशा के लिप्स को बाइट करने में लग जाता है, जिससे ईशा दर्द से कराहने लगती है। पर फिर भी तरुण गुस्से में उसकी दर्द दिया जा रहा था। यह महसूस करके ईशा के आंखों से हल्के हल्के आंसू आने लगते हैं। पर जैसे ही तरुण अपने चेहरे पर कुछ गरम गरम महसूस करता है, तो वह रखकर अपनी नज़र ऊपर करके ईशा की लाल हुई आंखों को देखा है। फिर एक गहरी सांस लेकर वैसे ही उसके लिप्स को लिक के साथ सक भी करने लगता है, जिससे ईशा को अच्छा लग रहा था क्योंकि तरुण आप शांत होकर ईशा को प्यार से कर रहा था। वही तरुण जब शांत हो जाता है तो हिसाब बड़ी ही मासूमियत से, जब दर्द ही देते हो तो प्यार ही क्यों करते हो? तुम हमेशा ही गुस्से में मुझे दर्द देते हो और फिर ऐसे ही प्यार करने लगते हो। कहते रहते हो अपनी नजरें नीचे कर लेती है, तो तरुण उसके गर्दन के बीचों बीच अपना चेहरा डाले बड़े ही प्यार से। तुम्हें दर्द और खुशी देने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है किटी। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे इन प्यारे प्यारे लबों पर किसी और का नाम आए और तुम्हारी यह आंखों में मेरे सिवा किसी और की छवि देखें। यह आंखें, यह तुम्हारे लबों से लेकर तुम्हारे हर एक शरीर के हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ तरुण का ही हक है और रहेगा। कहते हुए वह उसके बालों को उसके कान के पीछे करके अपने गरम गरम टंग से लिक करने लगता है, जिससे ईशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही तरुण ईशा के चेहरे से लेकर उसके गर्दन तक आ जाता है। गर्दन से धीरे धीरे करके उसके टैमी पर आकर हल्के से बाइट कर देता है, जिससे ईशा की पूरी बॉडी कांपने लगती है। वह कस के ब्लैंकेट को पकड़ लेती है, तो तरुण अपने चेहरे को उसके पेट पर रखकर गहरी गहरी सांस लेने लगता है। वही ईशा भी वैसी ही अपनी आंखें बंद किया तरुण की गर्म सांसों को महसूस कर लेती है। तभी तरुण अपनी लोअर को पहनकर ईशा को अपने ऊपर लेट देता है और उसके सर को अपने सीने से लगाए उसके बालों को सहलाने लगता है। तरुण वैसे ही ईशा के बालों को सहला रहा था। तभी ईशा अपनी चिन को उसके सीने पर रखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़ी ही मासूम भरी आवाज, "What do you like most about me?" कहते हुए वह बड़ी आस भरी नजरों से उसे देखने लगते हैं। उसे लगता है कि तरह उसकी मासूमियत या कुछ और पसंद है। पर तरुण के जब आपको सुनकर ईशा का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। वही तरुण ईशा के इस सवाल पर बड़ी ही अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बड़ी ही मासूम सी शक्ल बनाकर HMMMMM. I love to kiss your lips and slowly climb up to your mouth. Kitty. कहते हुए वह बड़े हैं अजीब तरह से ईशा के होठों की तरफ देखने लगता है और उसके सर को अपने चेहरे के नजदीक करके उसके होठों को अपनी टंग से लिक करने लगता है।
तो वही ईशा उसके सीने पर हाथ रखकर उसके ऊपर बैठे हुए अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके मुंह बनाते हुए, सच में तुमसे ना बात करना ही बेकार है। तुम्हारा दिमाग ना कचरे की तरह है। मुझे लगा था कि तुम कुछ और ही मेरे बारे में कहोगे, पर नहीं, तुम्हारे दिमाग में इसके सिवा कुछ आता ही नहीं है। कहते हुए उसके ऊपर से हटते हुए बाहर किचन की तरफ बढ़कर, मैं कुछ खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। तब तक तुम फ्रेश होकर बाहर आ जाना, पर हाँ, अगर शॉर्ट प्लेस होकर तुम बाहर आए तो कल से मैं यहाँ पर हॉट शॉट पहनना शुरू कर दूंगी। कहते हुए उसे देखकर बड़ी ही मुस्कुराहट लिए वहां से चली जाती है। वही तरुण उसकी बात सुनकर सिर्फ उसे देखा ही रह जाता है। वह अपना सर हिला देता है कि तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। कॉलर आईडी पर नाम देखकर वह गहरी सांस लेकर बालकनी की तरह बढ़ जाता है। जैसे ही तरुण बालकनी में आता है तो कॉल अटेंड करता है और अपने शांत आवाज में, भाई आपने कॉल किया, सब कुछ ठीक तो है? इस पर सामने से गुरु अपनी शांत आवाज में, मैंने यह पूछने के लिए कॉल किया कि तू है कहाँ पर, तेरा दिमाग शांत है कि नहीं? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तेरा दिमाग में अब क्या चल रहा है। इस पर तरुण वैसे ही सोफे पर बैठे हुए अपनी शांत आवाज में भी, फिलहाल तो शांत हूं, पर पता नहीं कब तक शांत रह पाऊंगा। इस बार सामने से गुरु सिगरेट के कश लेते हुए हैं मुस्कुराकर, जब तक खेल पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं आए। जिस दिन एक खेल खत्म होगा उसे दिन कुछ ऐसी चीज मिलाने वाली है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। गुरु की बात सुनकर तरुण ना समझ में, एक चीज ऐसा क्या मिलने वाला है? इस पर गुरु बड़ी ही शांत मगर गहरी आवाज में, कुछ ऐसा जो बरसों से खोया हुआ था और आज मिल रहा है। वैसे तुझे मैंने कहा था ना, वह मिल गया। इस पर तरुण अपना कर हिलाते हुए कुछ सोचते हुए अपनी शांत आवाज में, मैंने उसे जगह की पूरी तरह से छानबीन कर रही है। वहां से हमें कुछ 300 पाउडर ड्रग्स के मिले हैं, पर पता नहीं चल रहा है कि यह किसके हैं। और क्लिनिक भेजा था तो यह बहुत खतरनाक है, अगर यह लिए जाए तो जान भी बच सकती है या जान भी जा सकती है। यह इंसान की बॉडी के ऊपर डिपेंड है। पर भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या आपको यह कैसे मिला? मतलब इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था तो फिर आपको? इस पर गुरु बड़ी ही अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, मेरी चेरी की वजह से तुझे पता है ना, हर तरफ अपने अपने आदमी भेजे थे। जहां जहां मेरी नजरों में नहीं था उसे इलाके भी मैंने भेजे थे अपने आदमी को, और फिर वहां से हमें यह मिल गया। किसी को पता है कि मेरी नजर उसे तरफ नहीं जाएगी, सी वजह से तो उसने वहां पर यह छुपाया था। पर मेरी चेरी की वजह से यह मुझे मिल गया। अब देखना यह है कि इसका फायदा हमारे लिए क्या होता है। इस पर तरुण एक गहरी सांस लेकर, पर जहां तक इस ड्रग के बारे में पता लगा है यह बहुत खतरनाक है। क्या हमें इसे एकांश को देना चाहिए? इस पर गुरु बड़ी ही है अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, क्या तुम्हें एकांश के लिए हमदर्द फील हो रही है छोटे? सच में अगर तुम चाहो तो मैं उसे जिंदा रख सकता हूँ। इस पर तरुण जल्दी से अपना सरनामे में हिलाते हुए, भाई मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, पर वह इस ड्रग्स को लेते ही जल्दी मर जाएगा और फिर इसे करने में मजा नहीं आएगा। इस पर गुरु बड़ी है अजीब तरह से मुस्कुराते, छोटे छोटे कब समझोगे, यह ड्रग्स जितना इजी लगता है ना उतना इजी नहीं है, और उनकी बॉडी में पहले ही बहुत कुछ जा चुका है जिससे यह ड्रग्स उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाले हैं, और आसान मौत, वह भी एकांश नायक को। सच में मैं कभी देने के बारे में सोच सकता हूँ। उसने मेरी चेरी पर अपनी गंदी नजर डाली है, इसकी सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी ना। कहते रहते गुरु जोर जोर से हंसने लगता है। वही उसकी हंसी को सुनकर एक पल के लिए तो तरुण के चेहरा पूरी तरह से पसीने में भीग जाता है, क्योंकि उसकी हंसी की साउंड इतना खतरनाक था कि तरुण की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। तब तक गुरु ने भी कॉल कट कर दिया था, जिससे तरुण अपने सीने पर हाथ रखकर सोफे पर बैठे हुए खुद से, पता नहीं गुड़िया मेरे भाई को कैसे संभालती होगी। मैं तो उनके हंसी से ही डर जाता हूँ, और गुड़िया तो सच में बचा ले कोई। उसे मनाना पड़ेगा, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर इस दुनिया में स्ट्रांग है
तो वह है मेरी गुड़िया, क्योंकि मेरे भाई को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। कहते हुए अपने चेहरे से पसीना पहुंचने लगता है और एक गहरी सांस लेकर वहीं पर बैठ जाता है। वह सिगरेट के कश लेने लगता है क्योंकि उसका पूरा चेहरा पसीने में भीग चुका था और गुरु की बातों के बारे में सोचने लगता है। उसे अब तक इतना पता चल चुका था एकांश के साथ कुछ तो गुरु करने वाला है, वह भी बहुत भयानक, जो उसने सोचा भी नहीं होगा। सिगरेट के ऐसे ही कश ले रहा था। फिर कुछ सोचकर सिगरेट को वहीं से करो वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में भी एकांश अपने पेट पर लेटा हुआ था और सामने एक लड़की डरी साहनी जमीन पर बैठी हुई थी, घुटनों के बाल। यह नर्स वही थी जो एकांश को इग्नोर किया जा रहे थे। उसे नर्स की हालत देखने में ऐसी लग रही थी कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। वही एकांश उसे नर्स की तरफ देखते हुए बड़ी ही अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, क्यूटी तुम तो इससे डरने लगे। वैसे भी अभी तक तो मैंने कुछ गलत भी नहीं किया है तुम्हारे साथ, और तुम इतना डर रहे हो। अभी तक मैंने कुछ किया भी नहीं, कपड़े ही तो उतार रहे थी मेरे सामने, तब इतना डर रही हूं। वैसे कुछ भी कहो हो, तुम बहुत खूबसूरत। तुम मेरी एक स्लेव बन जाना। वादा करता हूं जो चाहे वह तुम्हें मिल जाएगा। पर मुझे कभी शादी नहीं करनी हो, क्योंकि मैं शादी सिर्फ एक ही लड़की के साथ करना चाहता था। पर पता है, उसमें भी तुम्हारे जैसा ही एटीट्यूड, और यही मुझे पसंद आया था। पर उसे गुरु राणा ने मेरी चॉइस को अपना बना लिए। कहते कहते एकांश पागलों की तरह हंसने लगता है। वही उसकी बात सुनकर वह लड़की डर से कांपने लगती है। तभी वही डॉक्टर आता है जो उसे लड़की का क्रश है। वह उसे लड़की को देखकर अपना सर नीचे झुका लेता है। वही वह लड़की उसे ऐसे देखकर अपने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कुराहट लाती है, जैसे वह खुद का ही मजाक उड़ा रही हो। वह बस अपना सर नीचे किए सामने देखने लगती है। तब तक एकांश भी उसे लड़की को जाने का कह देता है, जिससे एक पल भी वह लड़की वहां पर ना रोककर वहां से चली जाती है। वह सीधा वॉशरूम की तरफ भाग जाते हैं और वॉशरूम के डोर को बंद करके फूट फूट कर रोने लगते हैं। वही एकांश के रूम में नायक आ जाता है। नायक के हाथों में कुछ था जिससे उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना था। वह एकांश के सामने करते हुए, इसे ले लो, बहुत मुश्किल से मिला है। इस अभिजीत राणा की वजह से सब कुछ प्रॉब्लम में आ गया था, पर फिलहाल के लिए इससे काम चला लो, बाद में हम देख लेंगे। इस पर एकांश अपना सर हिला देता है और वह उसके हाथों में पड़े हुए बैग को खोलने का इशारा कर देता है। नायक बैग को खोलकर एक पाउडर को आगे कर देता है, जिससे एकांश इसका हाथ थोड़ा सा ठीक था। वह उसे पाउडर के पैकेट को फोड़कर अपने नाक से लगा लेता है। इस बात से अनजान कि कोई उसका यह करते हुए अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहा है। वह यह कैप्चर करने के बाद वहां से चला जाता है। वही नायक अपने बेटे को देखा है, जिसके चेहरे पर अब जाकर उसे सुकून दिख रहा था। वह गहरी सांस लेता है। तभी यशवंत अंदर आ जाता है और वह एकांश के हाथों में पाउडर का पैकेट देखकर जल्दी से, बॉस इसे जल्दी से छुपा लो, क्योंकि देशमुख के यहाँ पर आने वाला है, अभी ही खबर मिली है। यह सुनकर नायक का चेहरा पूरी तरह से टीका पड़ जाता है। वह अपने बेटे की तरफ देखा है, जो हल्के हल्के नशे में था। यह देखकर वह फटाफट उसे पाउडर को लेकर बैग में डाल देता है और एकांश का चेहरा पूरी तरह से क्लीन करके एक साइड खड़ा हो जाता है और एकांश को लेटने का कह देता है। वही देशमुख अंदर आ जाता है। वह आते ही एकांश को देखकर मुस्कुराने लगता है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर नायक का चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। वह यशवंत की तरफ देखा है, जो उसे आंखों से ही शांत रहने का इशारा कर देता है। वही देशमुख अंदर जाकर मुस्कुराते हुए, क्या बात है, मेरे आते ही एकांश नायक बेड पर लेते गए। यह तो सही बात नहीं है। वैसे मिलने आया था, मैंने सोचा देखो एकांश नायक की क्या हाल चाल है, यही से जा रहा था। वैसे लग रहा है कि आप परेशान हैं। सब कुछ ठीक तो है, आपके चेहरे पर मुझे पसंद है कि बूंदे क्यों दिख रहे हैं।
कहते हुए वह यशवंत को देखते हुए मुस्कुराकर, लगता है गवर्नमेंट ने तुम्हें परमानेंट छुट्टी दे दी है या तुमने गवर्नमेंट को अपने पैरों के नीचे रखा है कि जब जहां मुंह उठाए आ जाते हो। कुछ काम वगैरह कर लो, पैसे क्यों देता है, गवर्नमेंट देता है या? कहते कहते हुए रुक कर फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर, गवर्नमेंट तो देता होगा पर वह कम पड़ता होगा तो किसी के तो पैर धोने ही पड़ेंगे, तब जाकर कुछ मिलता होगा ना तुम्हें। कहते हुए वह एकांश के नजदीक जाते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करके, लगता है सो रहे हैं आपके लाडले साहब। वैसे कल केस में सुनवाई है, आपको पता तो है आपके बेटे को बुलाया है। अब यहाँ पर तो आप मुझे ले जाने के लिए नहीं कह सकते थे, पर कोर्ट में तो आ ही सकते हो ना। आखिर कैसे चालू जो है, कल तक पता चल जाएगा कि आपके बेटे के साथ क्या किया जाएगा। कहते कहते देशमुख के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराती जैसे कि उसे कुछ पता हो, और वही उसकी मुस्कुराहट को देखकर नायक बस उसे देखा ही रह जाता है। तो वही देशमुख यशवंत को अपने साथ ले जाता है। यशवंत भी ना चाहते हुए भी नायक के साथ चला जाता है। वही देशमुख के जाने के बाद नायक अपने बेटे की तरफ देखा है, जो पूरी तरह से ड्रग्स के नशे में है। तब तक वह पर कोई आ जाता है। वह काली की तरफ देखकर, इस पर नजर रखो, इसने अभी ही दोस्त लिया है। याद रहे कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए जब तक मेरा बेटा शांत नहीं होता है। तब तक इस कमरे में मुझे कोई नजर नहीं आना चाहिए। कहते हुए नायक वहां से चला जाता है। वही नायक के जाने के बाद कई एकांश को देखकर वहीं सोफे पर बैठ जाता है। वही एकांश पूरी तरह से नशे में धुत था। वही दूसरी तरफ गुरु के प्राइवेट विला के दुआ किताब को पढ़ रही थी, पर उसके जैसे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से वह किताब को छोड़कर गहरी सांस लेते हुए अपनी जगह पर खड़ी होकर, पता नहीं माँ आखिर इस किताब को पढ़कर क्या करते थे। काश वो आज होती तो उनसे इस बारे में पूछ लेती हूँ, पर क्या ही कर सकते हैं। मेरे पति से तो बात कर कर कुछ फायदा नहीं, वह तो मुझे पहेलियां में डाल देगा। फिलहाल तो देखती हूँ कि है कहाँ पर। कहते हुए एक गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। कमरे से जैसे ही बाहर आते हैं तो चारों तरफ देखने लगती है। वहां पर उसे सामने सुशीला देती है। सुशील को देखकर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए, आंटी अपने गुरु को देखा है? इस पर सुशील अपना कर हिलाते हुए हंसर स्टडी रूम में है। इस पर दुआ अपना सर हिलाकर जाने वाली थी कि तभी सुशीला बड़े प्यार से, वैसे बेटा आप क्या खाने वाली हूँ? मैं किचन की तरफ जा ही रही थी तो सोचा पूछ लूं। इस पर दुआ अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, आप ना गाजर का हलवा और पूरी भाजी बना दीजिए, मुझे बहुत पसंद है। यह सुनकर सुशील अपना सर हिलाकर वहां से चले जाती हैं। वही दुआ स्टडी रूम की तरह बढ़ जाती है। वह स्टडी रूम में जैसे ही आती है तो सामने गुरु को देखते हैं, जो सीरियस होकर अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रहा था। इस समय उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप स्क्रीन पर थी। वही दुआ गुरु की तरफ बढ़ते हुए उसे 5 कदम की दूरी पर खड़ी होकर उसे सिर्फ और सिर्फ देख रही थी। तभी उसके कानों में गुरु की आवाज आती है, जो बिना अपनी नज़र स्क्रीन से हटाए अपनी शांत आवाज में, चेरी ऐसे खड़ी होकर मुझे देखती रहोगी तो तुम्हारे पैर दर्द करते रहेंगे, मेरी लैब खाली है। आकर आराम के साथ बैठकर मुझे नज़दीक से देखो, मैं तुम्हें ना नहीं कहूँगा। कहते रहते उसके चेहरे पर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही दुआ अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी। फिर कुछ सोचकर अपना कर हिलाते हुए उसकी तरह बढ़ जाती है। वह बिना देर किए उसके लैप पर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे देखने लगती है। तब तक गुरु ने भी लैपटॉप बना रखा था और उसका एक हाथ दुआ की कमर पर था और दूसरा दुआ के बालों से खेल रहा था। इस पर दुआ बड़ी ही मासूम आवाज में, आप इतनी देर स्टडी रूम में क्या कर रहे थे? पूरे 2 घंटे हो गए हैं और आपने तो एक बार भी मुझसे मिलने का कष्ट ही नहीं किया पतिदेव। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। वही उसकी ऐसी लैंग्वेज को सुनकर गुरु अपनी एक आईब्रो पर करके, लगता है किताब का असर तुम्हारे सर पर बहुत ज्यादा होने लगा है चेरी। हम
कहते कहते वह दुआ के बालों को उसके कानों के पीछे करने लगता है। तो दुआ मुंह बनाते हुए उसके दोनों गालों को पकड़कर अपनी टमटमाती नीली आंखों से उसे देखते हुए, सच को तो मुझे उसे किताब के कुछ लैंग्वेज समझ ही नहीं आई, वह पूरी शुद्ध हिंदी में थी और कुछ के मतलब मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे। सोचा आपसे बात कर लो, पर आप है कि समझने की जगह पहेलियां बता देंगे, उससे अच्छा है कि मैं यह दादी से ही पूछ लूं। कहते कहते दुआ मुंह फुलाने लगती है। वही उसके पहले हुए गालों को देखकर गुरु अपने अंगूठे से उंगलियों दुआ के चीक्स को रब करते हुए बड़ी ही अजीब तरह से मुस्कुराकर, डोंट वरी चेरी, बहुत जल्द तुम्हें इस किताब के बारे में समझने वाला आने वाला है, बस कुछ वक्त की बात है। अपनी बातों को ऐसे ही पहेलियां में छोड़कर गुरु दुआ को अपनी गोद में उठा लेता है। तो दुआ अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखकर हैरानी से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके मुंह खोले, क्या मतलब कौन आने वाला है? इस पर गुरु सिर्फ मुस्कुरा देता है। उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस लोक आ जाता है जो दुआ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। वह बस उसे देख रही थी तो वही गुरु उसे बैठ पर बैठकर खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिससे दुआ अपनी आंखें हैरान से बड़ी बड़ी करके अपना सरना में हिलाते हुए, अभी कुछ वक्त बाद हमें ब्रेकफास्ट करने जाना है, उससे पहल नू। दुआ किस बात पर गुरु उसके दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर करके उसके होठों को अपने अंगूठे से रब करके अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट लाकर, चेरी नो डॉट का ऑप्शन मैंने कभी तुम्हें दिया ही नहीं है, कहते हुए गुरु उसके होठों पर अपने हाथ रख देता है। तो वही दुआ अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे पता था आगे क्या होने वाला है, जिससे वह गहरी सांस लेती है। वहीं कुछ देर बाद दोनों की सांसों की आवाज है पूरे रूम में सुनाई देते हैं, जब सुशीला गुरु और दुआ के कमरे की तरह बढ़ती है। तब दरवाजे को बंद देखकर उसे समझने में देर नहीं लगता कि अंदर क्या हो रहा है, इसी वजह से वह बिना दरवाजे को नॉक किया वहां से चली जाते हैं। वही राणा पैलेस में हर तरफ शांति छाई हुई थी। नीलिमा और कल्याणी सोफे पर बैठे हुए थे। इस समय को दोनों ही कुछ बातें कर रहे थे। तभी उनकी नजर हाल के एंट्रेंस गेट पर चले जाते हैं, जहां पर कादम्बरी आ रही थी। उसे आते हुए देखकर कल्याणी मुस्कुराते हुए, मेरा बच्चा आ गया, इतने दिन हो गए तुम पर ध्यान ही देना भूल गई मैं, आओ बैठो यहाँ पर। कल्याणी जी के इतने प्यार से बुलाने से कादम्बरी अपना कर हिलाते हुए उनकी तरफ आ जाती है। वही कल्याणी कादम्बरी के बालों को प्यार से सहलाते हुए, बहुत दिन हो गए तुमसे तो अच्छे से बात ही करने को नहीं मिल पा रहा है। तुम तो जानती हूँ तुम्हारे पापा के साथ क्या हो रहा है, और ऊपर से घर का माहौल जिसकी वजह से तुम्हें भी बहुत तकलीफ हो रही होगी। कल्याणी की इस बात पर कादम्बरी अपना सरना में हिलाते हुए, माँ ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है। घर में अगर तकलीफ हो तो इसका मतलब यह है कि घर वालों को ही उसे तकलीफ होने लगे, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं तकलीफ में आपका साथ दे रही हूँ, और मुझे पता है दर्द कुछ वक्त की बात है, उसके बाद मुक्ति मिल ही जाएगी। कहते कहते कादम्बरी मुस्कुराने लगती है। पर कादम्बरी की बातें कुछ अजीब थी, जिसका मतलब ना ही नीलिमा समझ पाती है और ना ही कल्याणी, वह बस मुस्कुरा देती है। वह तीनों ही ऐसे ही बात करने लग जाते हैं। तब तक अभिजीत वहां पर आकर कल्याणी की तरफ देखते हुए, माँ मैं पापा के रिपोर्टर्स डॉक्टर के पास भिजवा दिए हैं, अब देखना यह है कि क्या रिजल्ट आता है। इस पर कल्याणी अपना सर हमें हिलाते हुए कुछ सोचते हुए, पता लगा गुरु से मिलने मिल रहा है कि नहीं, साधु से बात करो, देखो क्या कह रहा है वह, और भूरा वह कहाँ पर है, उससे भी तो बात करके पूछो कि गुरु की हालत कैसी है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। इस पर हॉल में भूरा आते हुए मुस्कुराकर, दादी माँ सब कुछ ठीक है, बस के कुछ चेकअप है, जिसकी वजह से उन्हें हमने बेंगलुरु भेज दिया है, वह भी आज सुबह। यह सुनकर कल्याणी अपनी जगह से खड़े होकर हैरानी भरी आवाज में, गुरु को बेंगलुरु भेजा है, वह भी बिना हमें बताएं, तुम ऐसे कैसे यह डिसीजन ले सकते हो अकेले भूरा, यहाँ मैं हूँ, अभिजीत है, तुमने एक बार भी उनसे इस बारे में बात नहीं की। इस पर भूरा अपनी शांत आवाज में, दादी यह बहुत जरूरी था और कुछ सोचने के लिए वक्त नहीं था, आप तो जानती हैं कि जहर बहुत ही खतरनाक था।
जिसकी वजह से हमें हर एक चीज के लिए जल्दी से जल्दी प्रिपेयर रहना पड़ता है। उसे वक्त कुछ भी समझ के लिए मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। मैंने अभी ही उन्हें बेंगलुरु भेजकर यहाँ पर आया हूँ। यह सुनकर अभिजीत परेशानी भरी आवाज में, अगर तुम यहाँ पर हो तो गुरु के साथ कौन है, वह अकेले कैसे जा पाएगा? इस पर भूरा अभिजीत को समझाते हुए, बॉस के साथ पहले ही बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं और हमारा खास आदमी भी उनके साथ है, तो परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मेरा रुकना मतलब आप तो जानते हैं कि राणा इंटरप्राइजेज में क्या क्या हो रहा है। देखिए, वजह से मैं वहां पर नहीं गया। अगर बॉस को होश आया और उन्हें पता चला कि मैं पूरा दिन उनके साथ रहा तो आप जानते हैं कि वह कैसे हैं। कहते कहते वह बड़ी मासूम शक्ल बना देता है, पर उसकी तिरछी नजर बार बार कादम्बरी के चेहरे पर थी। वह उसके हर एक बदलता एक्सप्रेशन को देख रहा था। कादम्बरी जिसके चेहरे पर हर वक्त हर एक सेकंड एक्सप्रेशन बदल रहे थे, जैसे कभी वह खुश हो रही थी तो कुछ तो कभी परेशान, जैसे वह मन ही मन को सोच रही हो जो बहुत ही अलग है। वही भूरा उसकी सिचुएशन को देखकर अपने मन में, तुम्हें जितना परेशान होना है, जितना खुश होना है, हो जाओ कादम्बरी जी, बस कुछ वक्त उसके बाद तुम्हारी यह परेशानी और खुशी दोनों ही खत्म होने वाली है। मुझे तो बस उसे वक्त का इंतजार है। आज तुम्हारी वजह से पहली बार मुझे दादी से झूठ बोलना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। कहते हुए उसे के चेहरे पर गिल्ट भरे एक्सप्रेशन थे, जिन्हें वह जल्दी से छुपा लेता है। वही अभिजीत भी उसकी बातों को समझ जाता है। वह अपनी शांत आवाज में, वैसे यह सब छोड़ो, तुम बताओ यहाँ पर सब कुछ ठीक है या कुछ और बताने के लिए आए हो? इस पर भूरा मुस्कुराते हुए, बॉस कुछ नहीं, राणा साहब से मिलने आया था। देखना है तो उनकी कंडीशन कैसे हैं, तो बस उनसे मिलना आया था। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? इस पर कल्याण जी, जल्दी से तुम्हें अपने दादाजी से मिलने के लिए परमिशन किसने लेना कहाँ है? जाओ, जाकर मिलने आ जाओ, वह तुम्हारे भी दादाजी हैं। इस पर कादम्बरी जल्दी से, माँ इसे कैसे उसे जाने के लिए कह सकती हूँ? वह घर का भी नहीं है और इतनी सारी परेशानी है, और इस बीच उसका ऐसा अकेले मिलना। कादम्बरी की बात को बीच में रोकते हुए अभिजीत अपनी शांत आवाज में, कादम्बरी वह हमारे घर का सबसे भरोसेमंद आदमी है। जानती हूँ, उसे हम अपने बेटे जैसा मानते हैं। तुम उसे पर शक बिल्कुल भी मत करो, वो गुरु का आदमी है, तो मतलब हम सबको उसे पर पूरा भरोसा है। गुरु जिस पर भरोसा करता है वह कभी भी उसका भरोसा नहीं तोड़ता। कहते हुए अभिषेक मुस्कुराते हुए भूरा की तरफ देखकर, तुम कादम्बरी की बातों को बुरा मत मानना, वो बस पापा के लिए थोड़ी सी वैरायटी है, बाकी तुम तो जानते हो सब कुछ क्या चल रहा है। इस पर भूरा बस अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। तो वही कादम्बरी गुस्से में से जाते हुए देख रहे थे, तो वही भूरा एक नज़र कादम्बरी को देखा है, जिसका चेहरा पूरी तरह से गुस्से में लाल हो चुका था। उसे कैसे चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर भी एक अजीब से मुस्कुराहट आ जाते हैं, जिससे वह जल्दी से छुपा लेता है और राणा जी के कमरे की तरह बढ़ जाता है। जैसे ही वह कमरे के सामने आता है, तो साधु उसे नजर आता है, जिसे देखकर भूरा बस अपना सर हिला देता है। तो साधु उसे देखकर, आज तुम्हारा रास्ता यहाँ पर, गुरु कहाँ पर है, वह ठीक तो है? इस पर भूरा अपना कर हिलाते हुए, बॉस को बेंगलुरु भेज दिया है, उनके कुछ ट्रीटमेंट वहां पर होने वाली है, आप देखना यह है कि क्या होता है। भूरा कैजुअल इस बारे में बात कर रहा था, पर उसकी बात सुनकर साधु हैरानी के साथ, ट्रीटमेंट, वह तो डिस्चार्ज हो गया था ना, फिर ट्रीटमेंट किस बात की? इस पर भूरा अपनी शांत आवाज में, जहर का एंटीडोट नहीं मिल पाया है। उन्होंने जरूर हमें कहा था, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बॉस फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे। इस बारे में हमने किसी से बात करने के लिए नहीं कहा था। वह अभी बेंगलुरु में है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इस पर साधु अपनी शांत आवाज में, तो फिर दुआ कहाँ पर है, वह यहाँ पर है कि
इस पर भूरा अपनी शांत मगर गहरी आवाज में, मैडम बॉस के साथ ही बेंगलुरु गई है और इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है। इस पर साधु में गहरी सांस लेकर तो तरुण का कुछ पता चला वह क्या कर रहा है, गुरु के साथ है कि अभी भी गुस्सा है। भूरा साधु की बात सुनकर अपना सरना में हिलाते हुए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है और बिजनेस में वह ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से हम कुछ कह नहीं सकते कि वह हमारे साथ है कि नहीं, क्योंकि अब तक उसने एक बार भी कॉल करके बॉस के बारे में नहीं पूछा था, जिसकी वजह से हम इसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। कहते कहते वह शांत हो जाता है। तो वही साधु उसकी बात सुनकर अपना कर हिलाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर, जो भी हो बस तुम्हारे ऊपर राणा बिजनेस की भाग दौड़ है, अब तुम ही जानते हो कि आगे क्या करना है। गुरु की तो हालत अब ठीक नहीं है, पर अब तुम हो जो पूरे बिजनेस को हैंडल कर सकते हो और तरुण देखता हूं वह क्या करता है उससे बात करके। कहते हुए साधु वहां से चला जाता है। तो वही भूरा अपने गर्दन पीछे करके साधु को जाते हुए देख रहा था, जिससे वह अपना कर हिलाते हुए गहरी सांस लेकर, पता नहीं यह बस मुझसे कितना और झूठ बुलवाने वाले हैं। अब तो लगता है ये झूठ बोलते बोलते मैं सच में झूठ बोलते ना लग जाऊं। कहते कहते भूरा अपना सर हिला देता है और कमरे में आ जाता है। कमरे में आकर वह चारों तरफ देखा है। सीसीटीवी कैमरे में देखकर वह अपना सर हिलाकर राणा जी की मेडिसिन चेक करने लगता है। उसके हाथों में एक मेडिसिन थी, जिसे वह एक बोतल में डालकर उसे बोतल को अपने जेब में डाले हुए अपना सर झुकाकर, बहुत जल्दी ठीक हो जाइए, बहुत कुछ देखना है आपको बाबा साहेब, कहते हुए वह वहां से चला जाता है। बाहर आकर उसकी नजर कादम्बरी पर चली जाती है, जो जंगली शेरनी की तरह उसे खो जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसे देखकर वह अपना सर हिलाकर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। कुछ देर में वह बॉडीगार्ड भी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं, जिससे कादम्बरी अंदर नहीं जा पाती है, क्योंकि पहले से ही सभी रूल सेट कर लिया था कि राणा साहब के कमरे में कौन कितने देर तक रुकेगा, चाहे वह घर का ही सोना है। वहीं दूसरी तरफ गुरु के प्राइवेट विला के अंदर इस समय दोनों के ही कपड़े बैठकर साइड में फैले हुए थे। दोनों के ऊपर एक चादर थी और दुआ गुरु के ऊपर थी। वह अपनी चेन को गुरु के सीने पर रखकर अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। अपने एक हाथ से उसके बालों को सहला रही थी, तो दूसरे हाथ से उसके सीने पर रखे हुए उसे देख रही थी। वाहे गुरु दुआ को ऐसे देखकर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके उसे देख रहा था, जैसे पूछ रहा हूं चेरी क्या तुम्हें और चाहिए, क्या हम सेकंड राउंड स्टार्ट करें। यह सुनकर दुआ गुरु के नोज को अपनी एक उंगली से सहलाते हुए मुंह बनाकर, यू वेरी नॉटी। दुआ के इस कम्प्लीमेंट को सुनकर गुरु बिना देर किए दुआ को बेड पर नीचे लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिससे दुआ अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। तो गुरु अपने चेहरे पर एक अजीब से मुस्कुराहट लिए बड़े प्यार भरी आवाज, I am not naughty as you think I am, we was hum cherry, कहते हुए वह हंसने लगता है। वही उसके हंसी की आवाज सुनकर दुआ अपनी आंखें हैरानी से बड़े बड़े कर लेती है। तो गुरु अपनी चेहरे को उसके चेहरे के बेहद मस्ती करते हुए बड़ी ही दिलकश अंदाज में, यू नो वॉट चेरी, आई वॉन्ट सेकेंड राउंड, कहते कहते वह उसकी तरफ लाल सा भरी नजरों से देखने लगते हैं। तो दुआ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए अपनी गहरी सांस लेते हुए आई मोन्ड कैसे कहते हैं वह अपना आंखें बंद कर लेती है। वही गुरु उसकी गर्दन में अपना चेहरा डाल देता है। तो दुआ गहरी गहरी सांस लेते हुए, वाई यू डर्टी हो, आई हेट यू। दुआ के इस बात पर गुरु दुआ के कान में धीरे से अपनी मधोशी भरी आवाज में, आहा नाइस डॉट से अगेन चेरी। इस पर दुआ एक पल के लिए तो शांत हो जाती है, फिर दूसरे ही पर उसकी आंखों में देखकर यू कहते कहते हैं वह रुक जाती है। तो गुरु अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसकी नीली आंखों में देखकर उसके बालों को उसके चेहरे के पीछे करते हुए बड़ी ही अजीब तरह से मुस्कुराते हुए से
इस पर दुआ कुछ नहीं रहती तो गुरु बस उसे अपने ऊपर लेट देता है। तो दुआ गहरी गहरी सांस लेने लगती है। करीब 1 घंटे बाद गुरु दुआ को वॉशरूम में ले जाता है। उसकी बॉडी को अच्छे से क्लीन कर रहा था, जिससे दुआ बस अपनी आंखें बंद करके यह सब महसूस कर रही थी। करीब आधे घंटे बाद गुरु दुआ को रूम में लाता है, तो वह उसकी पूरी बॉडी को अच्छी मलहम लगाने के बाद उसे लॉज गाउन पहना देता है और खुद कपड़े पहनने के लिए चला जाता है। गुरु के जाने के बाद उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। उसके मोबाइल के वाइब्रेशन की आवाज सुनकर दुआ क्लोजिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए, आपका मोबाइल कब से बज रहा है, लगता है बहुत अर्जेंट है। यह सुनकर गुरु बस बॉक्स ही पहने बाहर आ जाता है, जिससे दुआ का चेहरा हल्का सा लाल पड़ जाता है। दुआ जाने ही वाली थी कि गुरु उसे अपने नजदीक करके उसके कान में कुछ कह देता है, जिसे सुनकर दुआ का चेहरा लाल हो जाता है। पर वह ना चाहते हुए भी क्लोजिंग रूम में चली जाती है और वही गुरु वैसे ही बालकनी की तरह बढ़ जाता है। यह सुनकर गुरु बस बॉक्स ही पहने बाहर आ जाता है, जिससे दुआ का चेहरा हल्का सा लाल पड़ जाता है। दुआ जाने ही वाली थी कि गुरु उसे अपने नजदीक करके उसके कान में कुछ कह देता है, जिसे सुनकर दुआ का चेहरा लाल हो जाता है। पर वह ना चाहते हुए भी क्लोजिंग रूम में चली जाती है और वही गुरु वैसे ही बालकनी की तरह बढ़ जाता है। जैसे ही गुरु बालकनी में आता है, वह चारों तरफ देखने लगता है, फिर गहरी सांस लेकर वहीं सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेकर कॉल अटेंड करता है। तो सामने से भूरा अपनी शांत आवाज में, बॉस काम हो चुका है, हमने सारे मेडिसिन चेक कर लिए हैं और आपने जो कहा था वह सब कुछ उसे मेडिसिन में डाल दिया है। इस पर गुरु अपना कर हिलाते हुए कुछ सोचकर, मेरे बारे में कोई पूछ रहा था? इस पर भूरा एक पल शांत हो जाता है, फिर एक गहरी सांस लेकर, हाँ दादी और अभिजीत सर कह रहे थे। उन सभी ने मुझ पर गुस्सा किया कि क्यों मैंने आपको ऐसे बिना उनसे इस बारे में बात की है बेंगलुरु शिफ्ट कर लिया, तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका था। और साथ में कादम्बरी भी आग में घी डालने का काम कर रही थी। पर आपकी बात ही कुछ अलग है। आपका भरोसेमंद आदमी है, जिसकी वजह से कादम्बरी की ज्यादा चल नहीं पाई। दादी ने पहले ही कहा था कि मैं उनके बेटे जैसा हूं, तो इसी वजह से कादम्बरी कुछ बोल नहीं पाई और मुझे राणा साहब के कमरे में जाने की इजाजत मिल गई और उसे वक्त मुझे साधु मिला था। बात हुई पर कुछ अजीब लगा। भूरा की पूरी बात सुनने के बाद गुरु एक गहरी सांस लेता है और बालकनी में रखी हुई सिगरेट के बॉक्स को देखने लगता है। गुरु सिगरेट को अपने होठों पर नहीं लगता, वह वैसे ही बैठे रहता है। फिर कुछ सोचते हुए अपने अंगूठे से अपने होठों को सहलाकर, फिलहाल तो मैं बेंगलुरु में हूं और यह खबर तब तक पहुंचनी चाहिए। देखते हैं कौन कितने बाहर आता है। वैसे मलिक का क्या हाल है? उसके बिजनेस तो बहुत अच्छा चल ही रहा होगा ना? आखिर तुम्हें जो मैंने हैंडल करने के लिए कहा है। भूरा गुरु की बात का मतलब अच्छी तरह से समझ चुका था। वह अपना सर हाँ में हिलाते हुए, कल तक सारे बिजनेस पार्टनर्स उसके अगेंस्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ मलिक के कुछ बिजनेस है जिनके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है। फिलहाल तो इन्फॉर्मेशन निकल रहे हैं, पर हाथ में कुछ आ नहीं रहा है। पर इतना जरूर पता चला है कि वह लड़की हो को एक अच्छी जिंदगी देने के नाम पर उन्हें बाहर भेजता है स्टडी के लिए। पर यह कुछ तो गलत है, क्योंकि वह लड़कियां कभी घर ही नहीं आती है और घर आ भी गई तो बहुत डरी सहमी आ जाती है। यह सुनकर गुरु एक पल के लिए पूरी तरह से शांत हो जाता है। फिर कुछ सोचते हुए अपनी एक आईब्रो पर एक उंगली रखकर उसे सहलाते हुए, जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी लड़की से मिलने की कोशिश करो। पता लगाओ कि आखिर उनके साथ होता क्या है। अगर मैं जो सोच रहा हूं वह अगर हो रहा है तो मलिक को जीने के लायक ही नहीं। वैसे भी उसके हर एक कारनामा में दुनिया के सामने आने तो चाहिए। आखिर उसने मेरे परिवार पर नजर डाली है।
इसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी। कहते कहते वह गुस्से में कॉल कट कर देता है और वहीं सोफे पर बैठे हुए अपनी आंखें बंद करके किम हो जाता है। उसके आंखों के सामने कुछ आने लगता है। काशी 80 घाट, जहां पर एक औरत जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, उसकी नीली आंखें जो उसे और भी ज्यादा प्यारी बन रही थी। उसके साइड में बेटा शख्स भी कुछ काम नहीं था। उसकी भी उसकी डार्क अम्बर आई जो पूरी तरह से शांति उसने एक धोती पहनी हुई थी और वही अपने दोनों हाथ जोड़ अग्निकुंड को देख रहा था। वही उसी के साइड में एक 5 साल का बच्चा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था। इस समय उसके भी चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। दिखने में वह बहुत क्यूट था। हर एक औरत उसे देखकर सिर्फ देती रह जाती है, क्योंकि उसके फूले हुए गाल उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। पर उसकी आंखों के ठंडेपन को देखकर कोई भी उसके नजदीक नहीं जा रहा था। तभी वह औरत बड़े प्यार से, गोलू ऐसे मत देखो, सभी को सब डर जाएंगे तुम्हारे ऐसे देखने से। आओ मेरे पास बैठो। वैसे भी पापा के संगत में रहोगे तो उनके ही जैसे बनते जाओगे। खुद तो खड़ूस है और मेरे बेटे को भी बना दिया। कहते कहते वह औरत उसे छोटे से बच्चे को अपनी गोद में बैठा देती है और अपनी नीली नीली आंखें छोटी छोटी करके उसे आदमी की तरफ देखने लगता है, जो बड़ी ही मासूम से शक्ल बनाकर उसे देख रहा था। तभी पंडित जी मंत्र शुरू कर देते हैं, जिससे वह औरत अपने सर पर पल्लू रख देती है और अपने दोनों हाथ जोड़ देता है। साथ ही साथ अपने बच्चों को भी हाथ जोड़ने के लिए कह देती है। पर उसका बच्चा तो अलग ही था। वह बस उसे अग्नि को अपनी शांत आंखों से देख रहा था, जिसे देखकर वह औरत अपना सर हिला देती है। पंडित जी मंत्र कह रहे थे और वही वह दोनों ही पति पत्नी बैठे हुए थे। इस समय वहां पर भीड़ के नाम पर सिर्फ 1 या 2-3 लोग ही होंगे जो धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। बाकी सब अभी वहां पर काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड खड़े थे। तभी वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे पूरी तरह से तहलका मचा जाता है और जहां पर वह बॉडीगार्ड खड़े थे, वह सभी अब लाशों में बदल चुके थे। यह इतनी जल्दी वहां का माहौल जो पहले शांत था, वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। वहां पर आप सभी चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। साथ ही साथ कुछ छोटे बच्चे रो भी रहे थे और कुत्तों की वहां पर एक अलग ही रोने की आवाज सुन रही थी, जिससे वह माहौल पूरी तरह से भयानक हो चुका था। तभी गुरु अपनी आंखें खोल देता है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है, वैसे ही उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती हैं। वह खुद को जैसे तैसे शांत करके कमरे में फिर से आता है, तो तब तक दुआ सो रही थी, जिसे देखकर वह अपना सर हिलाकर वॉशरूम की तरह बढ़ जाता है। वॉशरूम में जाकर खुद को फ्रेश करके अच्छे से कपड़े पहनने के बाद वह दुआ के ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट डाल देता है, जो उसके कमर तक आ चुका था। फिर उसके माथे को चूम कर वैसे ही दरवाजे को बंद करके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इस समय नायक वहां पर मौजूद नहीं था और काली जो सो चुका था और एकांश की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वह पूरी तरह से नशे में धुत होकर वैसे ही बेड पर सो चुका है। वही कोई था जो अपने धीमे धीमे कदमों के साथ वहां पर आ रहा था। वह जब एकांश के कमरे में अपना पैर रखता है, तब वह सामने देखा है कि एकांश सो चुका है, जिसे देखकर वह अपना सर हिला देता है, क्योंकि उसे शख्स ने अपने चेहरे पर मार्क्स और डॉक्टर का कोट पहना हुआ था। वह डॉक्टर वैसे ही कोट को सही करके धीरे धीरे करके एकांश की तरफ बढ़ जाता है। एकांश को देखकर वह गहरी सांस लेकर वैसे ही उसकी फो को देखा है। फिर अपने पास ले हुए इंजेक्शन को उसकी आएगी में डालकर वहां से मुस्कुरा कर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वह डॉक्टर जैसे ही बाहर आता है, तो सामने वही लड़की नजर आती है जिसके साथ एकांश ने गलत किया था। वह वहीं पर खड़ी थी और उसे डॉक्टर को देख रही थी।
जिसे देखकर वह डॉक्टर बिना देर किए उसे लड़की का हाथ पकड़कर अपने साथ कहीं पर ले जाता है। वह लड़की हैरानी से इस डॉक्टर को देखते हैं। वह कुछ बोलने को हुए कि तभी उसे डॉक्टर ने अपना मांस निकला हुआ था। जैसे ही वह डॉक्टर को उसके मांस को निकले हुए देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह लड़की हैरानी से अपना मुंह बड़ा बड़ा करके, डॉक्टर आपने यह सब क्या किया और आप उसके कमरे में क्या कर रहे थे? यह डॉक्टर और कोई नहीं उसे लड़की का ही क्रश था। वह उसे लड़की को अपने गले लगाते हुए बड़े प्यार से, स्वरा उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, इसकी सजा ही उसे मैं दे रहा था। और वैसे भी तुम जानती हूं यह हॉस्पिटल कैसा है, और यहां पर हर एक चीज नायक के हिसाब से चलती है, तो इसी वजह से थोड़ा सा उसमें मैंने चेंज कर लिया है। कुछ वक्त में ही तुम्हें पता चलेगा। तुम यह सब छोड़ो और अपने कपड़े चेंज करके मेरे साथ घर चलो। वैसे भी कल तक यहाँ का माहौल थोड़ा खराब होगा। कहते हुए वो उसकी आंखों में देखने लगता है। तो वही स्वरा कुछ कहने को ही हुई थी कि वह डॉक्टर उसे आंखें दिखा देता है, जिसकी वजह से स्वरा ना चाहते हुए भी वहां से चली जाती है। वही उसके जाने के बाद वह डॉक्टर किसी को कॉल करने के लिए बालकनी की तरह बढ़ जाता है। जो वहां पर बनी हुई थी वह चारों तरफ देखा है। फिर बालकनी का दरवाजा बंद करके उन पर पर्दे लगाकर गहरी सांस लेकर सामने वाले के कॉल के उठाने का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। करीब एक बार वह कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वह फिर से कॉल करने लगता है। करीब 3 रिंग के बाद अब कॉल उठा जाता है। कॉल उठाते ही वह डॉक्टर अपने शांत आवाज में, मैंने काम तो कर लिया है पर इसका इफेक्ट कल से शुरू होगा। उसे डॉक्टर की बात सुनकर वह शख्स अपने शांत आवाज में, अच्छा किया डॉक्टर, अब तुम अपने सारे पेपर्स को लेकर उसे अस्पताल से निकल जाओ और सीधा राणा हॉस्पिटल में अपना फॉर्म दर्ज करो। अगर कुछ हो गया तो मैं हैंडल कर लूंगा और तुम्हारे साथ तुम्हारी वह नर्स भी वहां पर आ जाएगी। उसके लिए भी वहां पर सब कुछ पहले से ही रेडी करवा दिया है। अब तुम्हें इस हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर वह डॉक्टर कुछ नहीं कहता, बस अपना सर हिलाकर कहां से चला जाता है। अपने सारे पेपर्स को लेकर वह एक नजर एकांश जिस कमरे में था उसे कमरे को देखा है, फिर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। वही अपने साथ उसे लड़की को भी वह ले जाता है। वही दूसरी तरफ नायक भी मालिक से मिलने के लिए उसके विला चला जाता है। वहां पर पहले से ही कादम्बरी मौजूद थी, जो उसकी तरफ गुस्से में देखे जा रही थी। नायक कादम्बरी को ऐसे अपनी तरफ गुस्से में देखता पाकर हैरानी से, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों गुस्से में मुझे ऐसे देख रही हूं जैसे मैंने कुछ तुम्हारा चुरा लिया? इस पर वो बड़ी बड़ी घमंड के साथ मुस्कुराते हुए, नायक तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तू कादम्बरी से उसकी ही चीज चुरा सके, तो पहले खुद का देख। खुद के तो घर में हालात सही नहीं है और मेरे चीज को चुराने की बात कर रहा है। खुद की बेइज्जती को महसूस करके नायक का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ जाता है, पर फिर भी वह खुद को शांत करते हुए कादम्बरी की तरफ देखकर, अब तुम यह बताओ कि तुमने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया है? आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट चुका है जो यहाँ पर तुमने बुलाया है? सुबह पर तो मिले थे। इस पर कादम्बरी बड़ी ही अकड़ के साथ उसे देखकर मुस्कुराते हुए जैसा उसका मजाक उड़ा रही हो। लगता है कुछ काम कर रहे थे बुढ़ापे में, शायद तुम्हें जवानी आ चुकी है। थोड़ी तो शर्म करो। पहले ही बेटे को बेड पर लेटा दिया है जो मरने की हालत में है, और तुम्हें अब जवान सोच रही है? छी नायक। कादम्बरी की ऐसी बातें सुनकर नायक पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक देखा है, फिर अपनी ठंडी आवाज में, कादम्बरी भूलो मत कि जितना साथ में दे रहा हूं ना उतना तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता। और रही बात मेरे, तो तुम्हारे जैसा मेरा दिमाग नहीं है। मुझे मेरे बेटे के साथ कुछ वक्त अकेले बिताने थे, पर तुम्हारा काम की वजह से मुझे उसे छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। अब सीधा सीधा बताओ कि यह सब क्या है और क्यों बुलाया है? क्योंकि सुबह ही तो हमने इस बारे में बात की थी, तो अब क्या हुआ?
यह सुनकर मालिक अपनी ठंडी आवाज में, साहब का कॉल आया था। उन्होंने कहा है कि जितना हो सके उतना जल्दी यह खेल खत्म करो। उनके पास वक्त नहीं है। अब उन्हें अंधेरे से बाहर आना है। पर उसके पहले गुरु राणा और पूरी राणा परिवार को उनके घुटनों के बाल लाना होगा। उसके लिए हमें कल से काम शुरू करना है। मालिक की बात सुनकर नायक हैरानी से वहीं सोफे पर बैठकर अपनी हैरानी बड़ी आवाज में, क्या साहब इतनी जल्दी डॉट? उन्होंने कहा था कि वह 1 महीने के बाद अंधेरे से बाहर आएंगे। तो फिर उन्होंने अपना प्लान क्यों चेंज कर दिया कि सब कुछ ठीक है या कुछ प्रॉब्लम में है? इस पर मलिक कादम्बरी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, ये तो तुम्हें कादम्बरी से खुद पूछ लेना चाहिए कि सब क्यों इतनी जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा तुम सब उसके ही क्लोज है। यह सुनकर कादम्बरी एक गहरी सांस लेकर निराशा भरी आवाज में, शायद तुम लोगों को लगता होगा पर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोगों से बात तो होती है, मुझसे वह बात भी नहीं करते हैं, तो मेरे से क्लोज कैसे होंगे? वैसे भी अगर वक्त आ चुका है तो हमें भी सब कुछ करना होगा, क्योंकि मैं भी बहुत थक चुकी हूं यह सब करते करते। कादम्बरी की इस बात पर सभी उसकी तरफ देखते हैं। फिर एक दूसरे की तरफ मलिक कादम्बरी की तरफ देखकर बड़े अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, अगर साहब तुम्हें भाव नहीं दे रहे हैं तो हम दोनों पहले से हैं। हम दोनों में से कोई एक को तुम चॉइस कर सकती हूँ, हम दोनों ही बुरा नहीं मानेंगे कादम्बरी। उन दोनों की बात सुनकर कादम्बरी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, तुम्हें पता है मालिक तुम क्या कह रहे हो? कुत्तों के सामने हड्डियां फेंकी जाती हैं, शेरनी को नहीं। और अगर शेरनी को हाथ लगाना ही है तो पहले शेर के बारे में सोचो। मेरी उससे बात नहीं होती पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम दोनों अलग हैं। इस पर मलिक जोर जोर से हंसते हुए, कादम्बरी तुम तो बुरा मान गई। वैसे भी तुम पर हमारी नजर कभी नहीं जा सकती, क्योंकि हम सब के खिलाफ और उनके हाथ लगाई हुई चीज दोनों से ही दूरी ही बने रखते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम अपना काम करें। वैसे भी मैं भी बहुत थक चुका हूं, मुझे भी आराम की जरूरत है। इस पर कादम्बरी कुछ सोचते हुए बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, क्यों ना तुम्हें नर्क में ले जाओ, वहां पर तुम्हें दुनिया भर का आराम मिल जाएगा। और सुकून की बात तो तुम छोड़ दो, वहां का सुकून तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिला होगा ऐसा मिल जाएगा। यह सुनकर मालिक अपनी जगह पर खड़ा होकर उसे अपनी मिडिल फिंगर देखकर, यह जगह तुम्हारे लिए ही बेटर है, मेरे लिए नहीं। और वैसे भी मेरे पास सुकून और जन्नत दोनों भी है इस धरती पर। बस फिलहाल मैं वहां पर जा नहीं पा रहा हूं, पर कुछ वक्त के बाद वहां पर मैं जाकर खुद को बहुत अच्छी तरह से रिलीफ महसूस करवा सकता हूं। इस पर कादम्बरी बड़ी अजीब तरह से उसे ऊपर से नीचे तक देखकर, सच में तुम्हारा जैसा इंसान तो इस दुनिया में कैसे आए यही नहीं समझ में आ रहा है मालिक, और मुझे तुम्हारे सुकून का क्या मतलब है यह बहुत अच्छी तरह से पता है। उसमें जो तुम खेल खेल रहे हो ना उसके बारे में भले किसी को नहीं पता, पर मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुमने वह 17 से 18 साल की लड़कियों में ऐसा क्या देखा है जो तुम्हें उनको इस तरह से नाचते हो। इस पर मालिक बड़ी ही घटिया से मुस्कुराहट लिए, वर्जिनिटी, मुझे हर एक लड़की की वर्जिनिटी तोड़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि उसमें एक अलग सा सुकून है जो तुम नहीं समझ पाओगी। तुम लड़का नहीं होना, अगर एक आदमी होती तो तुम्हें खुद पता चला कि क्या सुकून होता है इसमें। इस पर कादम्बरी उसे अपनी ठंडी आंखों से देखते हुए, जो तुम कह रहे हो ना वह हर कोई नहीं करता, और वैसे भी तुम जो करते हो वह पागलपन है। पर सुना है भगवान के दरवाजे पर देर पर अंधेर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो कर रहे हो उसी का ही हर जाना तुम्हें भुगतना पड़े। वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारा एक लड़का और लड़की भी है जिन्हें तुमने रसिया भेजा है, क्या पता कुछ डॉट। कादम्बरी इसके आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही मालिक उसे अपनी ठंडी आवाज में, कादम्बरी माना मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे बच्चों तक आ जाओ।
वैसे भी मैं तुम्हारे किसी भी फैमिली मेंबर की बात नहीं की है, तो बेहतर यही होगा कि तुम मेरे और मेरे बिजनेस दोनों से ही दूर रहो। वैसे भी अगर इतना ही तुम्हें इंटरेस्ट आने लगा है तो मुझसे शादी कर लो, सब कुछ छोड़ दूंगा। इस बार कादम्बरी अपनी जगह से खड़े होकर उसकी तरफ देखते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करके, एक काम क्यों नहीं करते, मर ही क्यों नहीं जाते हैं? वैसे भी मेरे पास मेरा पहले ही एक आशिक है, वही काफी है, औरों को मैं लेना प्रेफर नहीं करती। और वैसे भी कल से काम शुरू होने वाला है, तो पहली बारी तुम्हारी है। जो करना है वह सही से करो। उसके बाद नायक, तीसरा वर मैं करूंगी क्योंकि गुरु बेंगलुरु में है, और बेंगलुरु में होने की वजह से हमें बहुत सारा फायदा मिल सकता है। कहते कहते कादम्बरी बिना उन दोनों से ज्यादा बात की है वहां से चली जाती है। वही कादम्बरी के जाने के बाद नायक मलिक की तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में, आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे मन में क्या चल रही। तुम साहब की कीमती चीज पर नजर डाल रहे हो, जरा संभल कर। अगर उन्हें इस बारे में पता चला ना तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। यह सुनकर मालिक एक गहरी सांस लेकर, इसी वजह से तो वो अभी तक जिंदा है, नहीं तो इसे ऐसे मौत देता कि कोई सोच भी नहीं सकता। मौत क्यों यार, यह तो बला ही बहुत खूबसूरत है। पूरी जिंदगी से अपनी एक रखेल बना देता, पर सबकी वजह से शांत बैठा हूं। नहीं तो इसे इसकी औकात दिखाने में एक सेकंड भी नहीं लगता मुझे। इस नायक उसे समझाते हुए, मालिक देख, हमारे यहाँ बिजनेस चलता है, किसी की फीलिंग्स नहीं, और आइंदा से तू कादम्बरी से दूर रहे, क्योंकि अच्छे से जानता है कि तेरी एक गलती तुझ पर कितनी भारी पड़ सकती है। और कादम्बरी को खेल खेलना बहुत अच्छी तरह से आता है, इसी वजह से तो वह इतने सालों से रहना परिवार के साथ खेल कर भी वहां पर उन सभी के साथ रह रही हैं। तो तुम यही सोच कि वह क्या क्या कर सकती है तुझे बर्बाद करने के लिए। यह सुनकर मालिक एक गहरी सांस लेते हुए, इसी वजह से तो शांत हूं, इसका दिमाग बहुत खतरनाक है। यह औरत जात ऐसी ही होती है, अपने हाथों में तलवार ना लेकर भी किसी को भी मारने की ताकत रखती है, और उसी में से है यह कादम्बरी। कहते हुए वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। तभी उसके आदमी किसी लड़की को लाते हैं, जो करीब 17 साल की होगी। उसे देखकर नायक मालिक की तरफ देखा है, जो मुस्कुराते हुए उसे देखकर, क्या तुम्हें चाहिए तो बोल दो, मेरे पास बहुत सारी हैं। इस पर नायक अपना सरनामे हिलाते हुए, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मेरा मन एक ही जगह पर शांत हो जाता है, मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने तक रखो। पर संभाल कर, अभिजीत राणा इस समय पॉलिटिक्स में अपना कब्जा बनाए हैं। अगर उसकी नज़र में यह लड़की आ गई ना बिजनेस के साथ तो यहाँ पर रहने लायक नहीं रहेगा। जो इज्जत कमाई है ना वह भी तेरी नीलामी पर आ जाएगी। कहते कहते वह सर हिला देता है। तो वही मलिक पहले उसे आदमी को इशारा करके उसे लड़की को वहां से ले जाने का इशारा करके नायक की तरफ देखकर बड़ी ही अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, नायक मैं मालिक हूं, और मालिक अपने खेल बहुत अच्छी तरह से खेलने जानता है। आज तक कोई भी मेरे खेल से नहीं बच पाया है, और ना ही मुझे अपने खेल में ला खड़ा कर दिया है। और रही बात अभिजीत राणा की, तो वह पहले से ही अपने घर में इतने सारे सिचुएशन में फंस चुका है। वह कहाँ मुझ पर नजर रखेगा, टाइम मिलेगा। उसके पास वह खुद की ही फैमिली के दर्द सहते सहते मरने की कगार पर है। तुम जाकर आराम कर, मैं फिलहाल आराम करने जा रहा हूं। कहते कहते मलिक मुस्कुराते हुए जाने लगता है। वही उसे ऐसे जाते हुए देखकर नायक अपना सर हिला देता है और अपने मोबाइल को निकालकर कुछ टाइप करने लगता है। तभी उसे ऊपर उसे लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह चारों तरफ देखा है तो कोई भी नजर नहीं आता है, जिससे वह एक गहरी सांस लेकर वहां से चला जाता है। वही पीछे रह जाती हैं उसे लड़की की दर्दनाक सीखें, जिसे सब पता चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है।
वही तरुण के विला के अंदर दोनों ही अपना रात का डिनर कंप्लीट कर लिया था। आज तरुण ईशा के ही साथ था, क्योंकि उसका पूरा दिन गुस्से में जो भर चुका था और उसे शांति चाहिए थी, और वह थी ईशा की बाहों में। डिनर कंप्लीट करने के बाद तरुण ईशा के कमरे में आ जाते हैं। वही ईशा बिना देर किए तरुण के गोद में अपना सर रख देती है, जिससे तरुण उसके बालों को सहलाने लगता है, साथ ही साथ उसके चेहरे को भी देख रहा था। तो ईशा बड़ी मासूमियत से उसे देखते हुए बड़े प्यार से, तरुण मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे घर में इतने सारे प्रॉब्लम चालू है तो फिर सब कुछ हैंडल कौन करता होगा? मतलब तुम्हारा बड़ा भाई हॉस्पिटल में है और दुआ का तो कुछ पता ही नहीं है, वह कहाँ पर है? और ऊपर से कृषि का भी कॉल नहीं लग रहा है। पता है परसों पीहू और अभय भी कॉल कर रहा था, दोनों को भी दुआ और कृषि की चिंता हो रही थी। कहते कहते उसके चेहरे पर भी उदासी आने लगती है। वही उसकी बात सुनकर तरुण उसके बालों को सहलाते हुए, कृषि को कुछ दिनों के लिए हम लोगों ने बाहर भेजा है, और बात रही गुड़िया की, तो सच कहूं तो कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बात नहीं सकता। बस इतना समझो कि जो भी हो रहा है वह सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। इस पर कृषि अपना सर हिलाते हुए बेड पर बैठ जाती है। फिर कुछ सोचते हुए उसके कंधे को दबाकर बड़ी प्यार भरी आवाज में, अब तुम्हारे इन दोनों कंधों पर इतनी सारी जिम्मेदारी है तो यह दर्द बहुत करते होगी ना। चलो मैं आज तुम्हारे मसाज देता हूं, जिसके बाद तुम्हें अच्छा महसूस हो जाएगा। कहते कहते वह अपने नाजुक नाजुक हाथों से उसके कंधे को दबाने लगती है। वही तरुण ईशा की ऐसी केयरिंग देखकर मुस्कुरा देता है। वह बड़े प्यार से उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने गर्दन पर उनकी माला बनाते हुए उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बड़े प्यार से, पर उस समय थोड़ी सी शरारत लिए, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो कुछ और ही कर दो, वैसे भी इससे तो मेरा कुछ होने नहीं वाला है, और मेरा दिमाग भी आजकल बहुत काम के चक्कर में बिजी हो सकता है। अगर तुम चाहो तो उसे अपने ऊपर ध्यान देने के लिए मजबूर कर सकती हो। कहते कहते वह उसे देखकर विंग करने लगता है। वही उसकी बातों का मतलब समझकर ईशा का चेहरा पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल लाल होने लगता है। वो जल्दी से खुद से उसे अलग करने को ही हुई थी कि तब तक तरुण उसे बेड पर लेट देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिससे ईशा अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी कर लेती है। उसका मुंह खुला का खुला रहता है। वह कुछ कहने को ही हुई थी कि तरुण उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे बेहद पैशनेट के साथ किस करने लगता है, जिससे ईशा पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है। पर जब वह अपने होठों को वेट वेट महसूस करती है तो अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। तो वही तरुण ईशा के लिप्स को लिक के साथ सक अभी करने लगता है, जिससे ईशा प्लेजर से मौन करने लगती है। वह कस के तरुण के बालों को पकड़ लेती है। वही तरुण अपने दोनों हाथ उसकी पीठ और उसके बालों की तरफ ले जाता है। दोनों ही ऐसे ही एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। जब ईशा को सांस लेने में दिक्कत होती है तो तरुण उसके होठों को छोड़ देता है और फिर उसकी गर्दन की तरफ आ जाता है, जिससे ईशा गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वह अपना सर नीचे करके तरुण को देखते हैं, जो उसके गर्दन को लेग के साथ बाइजी कर रहा था, जिससे ईशा को हल्का हल्का दर्द तो होता है, पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी तो आ जाते हैं। वह वैसे ही तरुण को देखने लगती है, जो उसके गर्दन से लेकर उसके सीने तक अपने होठों को चल रहा था, जिससे ही अपने हाथों की मुठिया बना लेता है। वही करीब 20 मिनट बाद तरुण अपना सर ईशा के टैमी पर रख देता है और वही ईशा उसके बालों को सहलाने लगती है। तो तरुण वैसे ही उसके टैमी पर अपना सर रख कर बड़े प्यार से, किटी एक बार यह सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद हम जल्दी से शादी कर लेंगे, फिर से कोई बहाना आने से पहले, क्योंकि मैं और देर नहीं रख सकता तुम्हारे लिए। मैं जल्दी से जल्दी यह सब कुछ क्लियर कर दूंगा और उसके बाद हम दोनों की शादी के बाद करवा दूंगा सबसे। तरुण की ऐसे बात पर ईशा बस अपना सर हिला देती है।
वही उसके कोई जवाब को आते हुए ना देखकर तरुण अपना सर ऊपर करके ईशा को देखा है, जो बड़ी मासूमियत से उसे देख रही थी। तो तरुण उसको देखकर अपनी आंखें सिकुड़ते हुए अपनी शांत आवाज में, क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या तुम्हें अभी मुझसे शादी नहीं करनी है? इस पर ईशा उसके दोनों गालों को पकड़कर अपने प्यार भरी आवाज में, तरुण ऐसी बात नहीं है, मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं बस यही सोच रही हूँ कि यह सब कब क्लियर हो जाएगा। मुझे जितना हो सके उतना जल्दी दुआ और कृषि से मिलना है। कितने दिन हो गए हैं, मेरी किसी से कोई बात ही नहीं की है, बस इसी वजह से थोड़ा मूड ऑफ है। ऊपर से यहाँ पर मैं अकेली हूँ तो और भी अच्छा नहीं लगता। ईशा के बात को समझते हुए तरुण अपना सर हिला देता है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं यह पता था कि ईशा यहाँ पर खुद को अकेला महसूस करती है। और यह बात सही भी थी, क्योंकि उसने उसे यहाँ पर जो लाया था। तरुण कुछ सोचते हुए अपना सर हिलाकर, आज तो हम कहीं जा नहीं पाए हैं, पर कल हम पक्का दोनों कहीं पर चले जाएंगे। वैसे भी तुम्हें यहाँ पर अकेले रहते रहते बोर हो नहीं आई होगी। इस पर ईशा बस अपने सर हिला देती है, तो तरुण उसको अपने बाहों में भर लेता है। तो ईशा उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है, और वही तरुण उसके बालों को सहला रहा था। दोनों में कुछ ना कुछ बातें और पुरानी यादें ताजा होने लगते हैं। ऐसे ही बातें करते करते 1 घंटा का बीत जाता है। कुछ भी वही पता चलता, पर उन कुछ बात कर रहा था। तभी उसके सीने पर उसे ईशा की गरम गरम सांसों को महसूस करता है, जो धीमी धीमी हो चुकी थी, जिसे महसूस करके वह अपना सर नीचे करके देखता है तो इसे गहरी नींद में सो रही है। उसे ऐसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह वैसे ही उसे के माथे को चूम कर से अच्छे से ब्लैंकेट से कर देता है, और खुद कुछ सोचकर बालकनी की तरह बढ़ जाता है। बालकनी में आकर वैसे ही बैठ जाता है, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से अब ठंडा हो चुका था। होठों के बीच सिगरेट पड़ी हुई थी, और मोबाइल में कुछ कर रहा था। आज का वह पूरा दिन ईशा के साथ होने की वजह से उसने अपना मोबाइल ही नहीं चेक किया था। पर जैसे ही वह अपने मोबाइल चेक करता है, उसकी आंखें छोटी होने लगती है। वह कुछ सोचकर अपने मोबाइल में कुछ टाइप करने लगता है। करीब 10 मिनट के बाद सामने से कुछ मैसेज आ जाता है, तो वह किसी को कॉल करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ शुक्ला पैलेस में एक बड़ी सी कार शुक्ला पैलेस के सामने रुक जाती है, और उसमें से निकलता है ध्रुव और कृषि। कृषि जिसने व्हाइट कलर का सिंपल सा 1 पीस पहना हुआ था, जो उसके नी के नीच तक था, और वही ध्रुव जिसने नॉर्मल जीन्स और ऊपर शर्ट डाला हुआ था, जिसके 2 बटन खुले हुए थे। वह कृषि का हाथ पकड़ लेता है, जिससे कृषि उसकी तरफ देखकर अपनी घबराई हुई आवाज में, क्या हम सच में आज डिनर के लिए यहीं पर आने वाले थे? मैं तो तुम्हारी फैमिली को जानती तक नहीं हूं, तो उनसे कैसे मिलेगी? इस पर ध्रुव बड़ी प्यार भरी मुस्कुराहट लिए, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत है नहीं है, तुम्हें बस मेरे साथ आना है। वैसे भी तुम्हें मैं अपने माँ से मिलवाना चाहता हूं, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और प्यारी है। कहते कहते ध्रुव उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं कृषि सिर्फ उसे देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वह दोनों ही अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वह दोनों अंदर आते हैं, तो सामने मिस्टर शुक्ला और उनकी पत्नी में से शुक्ला बैठी हुई नजर आती है। सोफे पर मिस्टर शुक्ला के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, तो वही मिसेस शुक्ला शांति से उन दोनों को देख रही थी। वह अपनी जगह से खड़ी होने का कष्ट नहीं उठा लेती, वह वैसे ही बैठी रहती है। वही मिस्टर शुक्ला जाकर ध्रुव के गले लग जाते हैं। ध्रुव भी उन्हें ऐसे ही गले लग जाता है। तभी उनकी नज़र कृषि पर चली जाती है। वह कुछ सोचते हुए, तुम अभिजीत राणा की बेटी हो ना? इस पर कृषि अपने दोनों हाथ जोड़कर बड़े प्यार से, जी हाँ, मैं अभिजीत राणा जी की बेटी हूँ, मेरा नाम कृषि राणा है।
इस पर मिस्टर शुक्ला उसके बालों पर हाथ रख कर बड़े प्यार से, बहुत खूबसूरत हो और बिल्कुल अपनी माँ पर गई हूँ। वैसे बहुत साल हो गए कभी अभिजीत से बात करने को नहीं मिले थे। बचपन में हम सभी क्लासमेट थे। कहते कहते वह उसे सोफे की तरफ इशारा करते हुए, बेटा बैठो, हमें कब से तुम्हारा ही इंतजार था, कहते हुए मिस्टर शुक्ला अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। तो वही ध्रुव की तरफ कृषि देखने लगती है। तो ध्रुव उसे अपने साथ आने का इशारा कर देता है। तो कृषि उसी के ही साइड में बैठ जाती है। वहीं उन दोनों को देखकर मैसेज शुक्ला अपनी जगह से खड़े होकर जाने ही वाले थे कि तभी मिस्टर शुक्ला उसकी तरफ देखकर, तुम कहाँ जा रही हो? रुको, ध्रुव अभी आया है घर पर। और तुम कहाँ पर जा रही हो? इस पर मैसेज शुक्ला उसकी तरफ देखकर, देव मुझे बहुत सारे काम है, और वैसे भी तुम अपने बेटे से बात करो, मैंने थोड़ी तुम्हें रोका है, और फिलहाल तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो इसी वजह से मैं अपने रूम में जा रही हूँ, कहते हुए मिस्टर शुक्ला वहां से चली जाती है। वही उसे से देखकर कृषि अपने मन में, इसने तो कहा था कि इसकी मम्मी बहुत प्यारी है और वह बहुत प्यार करती हैं, फिर ये ऐसे क्यों बिहेवियर कर रहे हैं जैसे इन्हें ध्रुव की तो कोई पड़ी ही नहीं है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर क्या हो रहा है। वही मिस्टर शुक्ला कुछ कह नहीं वाले थे कि उनको किसी का कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से वह बात करने में लग जाते हैं। बात करने के बाद ध्रुव को देखकर बड़े प्यार से, बेटा मुझे कुछ अर्जेंट काम है, जिसकी वजह से मैं जा रहा हूं, पर तुम कृषि बेटी को खाना खिलाकर ही जाना, और हो सकता है तो आज के दिन यहीं पर रह जाओ, मैं सुबह तक आ जाऊंगा और सुबह का ब्रेकफास्ट हम दोनों एक साथ कर लेंगे। इस पर ध्रुव बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, पापा इसकी कोई जरूरत नहीं है, सुबह मुझे कुछ अर्जेंट काम है जिसकी वजह से मैं नहीं रह सकता हूं, और वैसे भी कृषि आज रात यहां पर नहीं रह पाएगी, अब तो जानते हो राणा परिवार कैसा है। तो इस पर मिस्टर शुक्ला अपना सर हिलाते हुए अपने चेहरे पर गिल्ट भरे एक्सप्रेशन लाकर कृषि की तरफ देखकर, मुझे पता है बेटा मेरा, ऐसा तुम्हें अकेला छोड़कर जाना यह तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो, पर कुछ प्रॉब्लम हो तो ध्रुव की मामा कमरे में है, वो तुम्हें जो भी चाहिए वह उनसे मांग लो, वह तुम्हें दे देंगे, बाकी खाना तो पहले से ही रेडी है, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो वहां पर सर्वेंट है, उनसे कह दो वह तुम्हारे लिए बना देंगे, कहते हुए ध्रुव के कंधे पर हाथ रख कर मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं उनके जाने के बाद कृषि को कुछ भी समझ नहीं आता, वह उसे हैरानी से देख रही थी। तो ध्रुव बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ऊपर सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगता है, जिससे कृषि भी अपना सर हिलाते हुए उसके पीछे पीछे चली जाती है। दोनों एक कमरे के सामने खड़े हो जाते हैं। उसे कमरे के सामने खड़े होते ही ध्रुव कृषि की तरफ देखकर, तुम्हें मेरी माँ से मिलना है ना, चलो मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवा देता हूँ, कहते कहते वह मुस्कराने लगता है। वही कृषि उसे ना समझे मैं देखकर अपने मन में, ध्रुव ऐसे क्यों अजीब बात कर रहा है, अभी अभी तो मैं उनसे मिली थी, और फिर यह मुझे कैसे मिलना चाहता है, आखिर यह सब हो क्या रहा। कृषि अपने मन ही मन यही सवाल कर रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वही ध्रुव उसे धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर ले आता है। अंदर जैसे ही वह आता है वह उसका हाथ छोड़ देता है और रूम की लाइट ऑन करने चला जाता है, क्योंकि रूम में बहुत अंधेरा था। तो वही कृषि पूरी तरह से हैरान हो चुके थे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, अंदर से उसे डर लग रहा था। वह कुछ बोलने को ही तभी लाइट स्टार्ट हो जाती है, जिससे कृषि ध्रुव की तरफ देखने लगती है। वही ध्रुव उसके नजदीक आते हुए मुस्कुराकर उसके दोनों कंधे को पकड़कर उसकी पीठ को अपने सीने से लगाते हुए सामने बड़ी सी तस्वीर को देखते हुए, यह देखो, यह है मेरी माँ, बहुत खूबसूरत है ना, कहा था ना तुम्हें उन्हें, तुम पक्का पसंद आ गई हो।
क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ की पसंद को और उन्हें तुम पसंद आ ही जाएगी। वैसे भी मेरी माँ को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। इसी वजह से सोचा कि मैं जल्दी से शादी कर लूं। और उनसे खुश दुनिया में कोई नहीं होगा जब तुम मुझसे शादी करोगी। क्योंकि मेरी माँ को बिल्कुल उनकी छवि की तरह बहू चाहिए थी। और देखो मैंने उनकी यह ख्वाहिश भी पूरी कर दी, बिल्कुल उनकी तरह तुम दिखती हो। कहते हुए उसके कंधे पर अपना सर रखकर सामने बड़ी सी तस्वीर को देखा है। अगर उसे तस्वीर की बात करें तो लाल कलर की साड़ी में माथे पर सिंदूर, गले में बड़ा सा मंगलसूत्र और एक अलग सा तेज था उनके चेहरे पर। कृषि उसे तस्वीर को देखकर जैसे पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। वह तस्वीर में जो ध्रुव की माँ है, ध्रुव बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखता है, कोई भी बदल नहीं है। दोनों में दोनों की आंखों से लेकर चेहरे की रौनक तक कृषि वही सोच रही थी कि आखिर ध्रुव इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। और उसे अब पता चला कि उसकी माँ है इतनी खूबसूरत है, तो उसका बेटा कैसे खूबसूरत नहीं हो सकता। कृषि तस्वीर को देखते हुए ध्रुव से बड़े प्यार से उसके कंधे पर रखे हुए हाथों पर अपने हाथ रखकर, तुम्हारी माँ तो सच में बहुत खूबसूरत है, पर यह तुम्हें छोड़कर कब चली गई? कहते कहते अपनी गर्दन तिरछी करके ध्रुव को देखते हैं, जो उसे ही देखकर मुस्कुराते हुए, सिंड्रेला तुम्हें किसने कहा मुझे माँ छोड़कर गई है? वह तो हमेशा ही मेरे पास है। बस फर्क इतना है कि वह लोगों को दिखती नहीं है और मुझे ही देखते हैं। पर अगर ऐसी बात कर रही हूं तो मैं जब 10 साल का था ना, तभी वह मुझे छोड़कर चली गई थी। उन्होंने बहुत सपने देखे थे मेरे शादी से लेकर मेरे बच्चों तक के, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया और कैंसर हो गया। और तुम तो मेरे घर में मेरे बाप को तो देख चुकी होगी। तुम्हें लगता है वह मेरी माँ पर कोई ध्यान देता होगा? उनके ध्यान न देने की वजह से आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे शुक्ला की वजह से। और तुम्हें जानकर बहुत हैरानी होगी कि मेरी माँ को सिर्फ गए 12 दिन ही हुए होंगे मिस्टर शुक्ला ने शादी कर ली। नफरत तो बहुत है मुझे उनसे, पर कर भी तो कह सकता हूँ माँ का वादा है कि कभी भी उनसे अलग नहीं होना है। और चाहे कितना भी कुछ हो उन्हें बाप कहना छोड़ना नहीं है। पर दिल से ना नफरत पैदा हो चुकी है। यह पापा शब्द ही मेरे लिए एक जहर बन चुका है। कहते कहते ध्रुव की आंखें हल्की हल्की लाल होने लगती है। वही उसकी बात सुनकर कृषि हैरानी से उसे देखने लगती है। उसके आंखों को देख रही थी। उसके आंखों में वह साफ साफ मिस्टर शुक्ला के लिए नफरत देख सकती थी। पर वह कर भी तो कह सकते थे, क्योंकि हो ना हो यह नफरत भी जायज है। कृषि उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर अपने दूसरे हाथों से उसके बालों को सहलाते हुए, ध्रुव जिंदगी ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं होता है, हर किसी को जाना ही पड़ता है। तुम मेरा ही देख लो, मेरी माँ तो चली गई थी, पर उन्होंने उनकी परछाई मेरे लिए छोड़ी थी। तो क्या पता तुम्हारे लिए भी कोई ऐसा होगा जो तुम्हें तुम्हारी माँ का प्यार तो नहीं पर उनका एहसास करवा देगा। कहते हुए वह उसके बालों को सहलाते हुए उसकी तरफ देखने लगती है। वह उसके दोनों गालों को पकड़कर उसके माथे को चूम लेती है, क्योंकि ध्रुव के चेहरे को देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। पता नहीं क्यों उसके दर्द को वह महसूस कर पा रही थी। उसे अंदर से एक दर्द जैसा महसूस हो रहा था। पर यह क्यों, यह उसे खुद भी नहीं पता था। वह जानती थी कि ध्रुव के साथ जो हुआ है वह बहुत गलत हुआ होगा। और उसे इतना तो अंदाज हो चुका है कि ध्रुव का बचपन ऐसे ही नहीं गया है। उसमें उसे कभी भी प्यार नहीं मिला होगा, क्योंकि जिस तरह से मैसेज शुक्ला ध्रुव के साथ जो बात कर रही थी वह सच में बहुत दूंगा था। और देव को भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे ध्रुव के लिए कोई अपनापन है। वह खाने के लिए ही जरूर अपना बेटा मानता है, बाकी तो उसके आंखों में भी कभी उसे प्यार नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी जगह कोई और बाप होता। और इतने दिनों बाद अपने बेटे को घर आते हुए देख तो वह पूरे काम को छोड़कर सिर्फ उससे ही बात करने में लग जाता। पर देव की बात ही कुछ अलग है। वही ध्रुव उसे वही बेड पर बैठा देता है,
और उसके गोद में अपना सर रखकर सामने तस्वीर को देखते हुए अपनी शांत आवाज में, तुम्हें पता है सिंड्रेला, जब मैं छोटा था ना तब मेरी माँ ऐसी ही मुझे गोद में लिए बहुत सारी कहानियां सुनाती थी। एक अच्छी फैमिली की जिसमें कोई भी बुराई नहीं होती है, जिसमें एक बाप अपने बेटे को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसे दुनिया की हर एक खुशी देता है। पर मेरा अब तो सच में दुनिया की खुशी की बात तो दूर की बात है। उसने मेरी खुशी के बारे में कभी जाने तक की कोशिश नहीं की। बचपन से ही मैं एक हॉस्टल में रहा हूं, जहां मेरी मुलाकात हुई नील से। उसके बाद मैंने अपने आप को बदल दिया, अपने आप से दूर रहने लगा और रेसिंग स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे वक्त बीते गया और मैं सभी से दूर होते गया। आज भी उसे इंसान को यह नहीं पता है कि मेरा बर्थडे कब आता है, कब मेरी माँ की बरसी रहती है। इतना काम में बिजी हो चुका है कि तुम ही सोचो मुझे क्या कहना चाहिए ऐसे इंसान को। फिर उसके गोद से अपना सर निकालकर उसके दोनों गालों को पकड़कर बड़े प्यार से, पर तुम टेंशन मत लो, एक बार हम दोनों की शादी हो गई ना तो मैं इस झूठे परिवार से दूर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए परिवार के नाम पर कोई नहीं है। पर अब से तुम मेरे परिवार बनोगी। हमें छोटा सा आशियाना खड़ा करेंगे, हम दोनों के लिए, जहां पर मैं बहुत मेहनत करूंगा। वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ है, और जब मिला है वह भी मेरा ही है। इसमें मेरे बाप की कोई भी कमाई नहीं है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसकी कमाई पर मैं जियो जैसे मेरा भाई जीता है। ध्रुव की बात सुनकर कृषि हैरानी के साथ, तुम्हारा भाई भी है? मतलब तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? इस पर ध्रुव अपना सर हिलाते हुए, तुम तो मेरे बाप से मिल चुकी है, और मैसेज शुक्ला से भी तो उनका एक बेटा है जिसका नाम है करण शुक्ला, जो ज्यादातर घर में नहीं रहता है, बाहर ही रहता है। इस पर कृषि अपना सर हिलाते हुए, और वह क्या करता है? इस पर ध्रुव अपना कर हिलाते हुए, अय्याशी। यह सुनकर हाँ, कृषि कुछ नहीं कहती, बस अपना सर हिला देती है। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। आज कृषि खुद ध्रुव के साइड में बैठकर उसे खाना परोस रही थी। दोनों ही अच्छी बातें करके खाना खा रहे थे। कृषि को कहीं ना कहीं धूप का दर्द महसूस हो रहा था, और पता नहीं उसे ध्रुव को देखकर एक अपना सा एहसास होने लगता है। इसी वजह से वह ऐसे ही बात करते करते खाना खाने लगती है। दोनों ही बात करते करते कब उनका खाना खत्म हो जाता है, यह दोनों को खुद नहीं पता चलता। वह दोनों ही हाल में आते हैं तो ऊपर खड़ी मिसेस शुक्ला उन दोनों को देखने लगती है। उन दोनों को देखकर उसके चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं थी। वही कृषि जो ध्रुव से बात कर रही थी, उनकी नज़र जैसे ही मिसेस शुक्ला पर पड़ती है तो वह उन्हें देखकर मुस्कुरा देती हैं, जिसे देखकर मिसेस शुक्ला के चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं दिख रही थी। वह वहां से चली जाती है। वही उसे ऐसे देखकर कृषि कुछ नहीं कहती है। वह ध्रुव की तरफ देखती है। ध्रुव भी उसे एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है, और वहां से वह दोनों भी चले जाते हैं। जाते वक्त उन दोनों को शुक्ला पैलेस के गेट के सामने कारण दिखता है। कारण ध्रुव को देखकर मुस्कुराते हुए, क्या बात है आज भाई यहाँ पर? सब कुछ ठीक तो है? आज कुछ काम था क्योंकि आप अक्सर यहाँ पर देखे नहीं होना, इसके लिए। कहते कहते उसकी नज़र कृषि पर चली जाती है, जो उसे बड़ी अजीब तरह से देख रहे थे, जिसे देखकर कारण बस मुस्कुरा देता है। वही उसे देखकर ध्रुव कृषि के कमर पर हाथ रखकर, मिलने तो आया था, पर तुमसे नहीं पापा से, पर कुछ काम की वजह से वह बाहर गए हैं, और फिलहाल मैं भी यहाँ पर रहना नहीं चाहता, तो अब मैं चलता हूँ। इस पर कारण कृषि की तरफ इशारा करते हुए, पर भाई आपने तो इस मोहतरमा से हमें मिलाया ही नहीं। आखिर मुझे भी जानना है कि मेरा भाई किसी लड़की को घर पर लेकर आया है, वह भी क्यों? इस पर ध्रुव पहले तो करण को ऊपर से नीचे तक देखा है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि उसने हल्का हल्का नशा किया है।
वह एक ठंडी आवाज में, यह मेरी बीवी मिसेस कृषि ध्रुव शुक्ल है, तुम्हारी भाभी। आइंदा से रिस्पेक्ट से बात करना। नहीं तो रिस्पेक्ट सीखना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। फिलहाल के लिए तो मैं जा रहा हूं, पर आइंदा से अपनी नजरें नीचे रखो, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। कहते हुए वह अपने साथ कृषि को ले जाने लगता है। वही कारण अपने शर्ट के अंदर हाथ डाले हुए अपने सीने को सहलाते हुए बड़ी अजीब तरह से कृषि की बैक साइड को देखने लगता है। वह अपने होठों पर अपनी टांग को फिर आते हुए अपनी होठों के अजीब अजीब इशारे करने लगता है। वही कृषि हल्की से अपनी गर्दन पीछे करके कारण को देखते हैं। उसके से देखने से कृषि को बहुत गंदी वाली फीलिंग आती है। वह जल्दी से अपना चेहरा आगे कर लेती है। वही ध्रुव उसे कर में बैठा देता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। जाते वक्त ध्रुव एक नज़र कारण को देखकर मुस्कुरा देता है, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वही उसकी मुस्कुराहट देखकर एक पल के लिए तो कारण के चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं। वह बस अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। वही कुछ देर बाद कर ध्रुव के प्राइवेट विला के अंदर आ जाती हैं। ध्रुव जैसे ही प्राइवेट विला के सामने अपनी कर रोकता है तो उसका मोबाइल बजने लगता है, जिससे वह कृषि को विला के अंदर जाने का कहकर खुद मोबाइल को ऑन करके बात करने लगता है। तो कृषि भी अपना सर हिलाकर बाहर से चली जाती है। वही ध्रुव कार से बाहर आकर कार की बोनट पर बैठ जाता है और अपने होठों के बीच में सिगरेट रखकर कॉल अटेंड करता है। सामने से किसी की शांत आवाज आ जाती है, तैयार हो जाओ, आज की रात आना है तुम्हें। इस पर ध्रुव बड़ी ही अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूं, तुम्हें तो पता है। बर्बादी का खेल खेलना मेरे लिए बहुत पसंदीदा खेल है। तो मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर साले साहब। यह सुनकर तरुण अपनी ठंडी आवाज में, कभी तो सुधर जाओ, तुमसे बात करना ही बेकार है। वैसे मेरी बहन कैसी है, ठीक तो है ना? इस पर ध्रुव अपना हिलाते हुए, फिलहाल तो ठीक है, मैंने तुम्हें मामा तो बिल्कुल नहीं बनाया है और ना ही अपनी लिमिट क्रॉस की है, पर पता नहीं कब तक क्रॉस करूंगा, क्योंकि यह मैटर जल्दी से जल्दी खत्म ना हुआ ना तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा।